नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए धर्मवीर भारती जी की कहानी आश्रम। दूर दूर तक वीरान बंजर में अकस्मात यह दीवार शुरू हो जाती थी और फिर जैसे जैसे कि ख़त्म होने को आती ही नहीं। पुरानी लखोरी ईंटें, जगह जगह लोना, कहीं कहीं पत्थर के ढोकों की चिनाई, संदों में से सुनहले सांपों से झूलती लंबी सूखी घास, सूखी काई परत दर परत, देहाती रास्ते के किनारे नंबर लगे पेड़ों की कतार, किनारे किनारे सूखा नाला और फिर दीवार। चलते चलते कितनी देर बाद पुलिया और फिर फाटक। विशाल काय भयावह खचड़ा बस उसे उतारकर चली गई तो उसने अपना टीन का संदूक और सुतली से बंधा दरी कंबल पुलिया पर रखा। प्याऊ पर जो काला लड़का गंदी सी टोपी लगाए बैठा था उससे मालूम हुआ कि आश्रम के अंदर जाने की अनुमति लेनी पड़ेगी। लड़का उठा और खड़े होकर उसने आवाज लगाई, अहो पाहुन आए हैं जोजेत सिंह, और फिर बैठ गया। उसे अजब अजब सा लग रहा था। रेल खर्च के लिए किसी तरह फीस के रुपए बचाकर कितनी ही मुश्किलों से वह आया था, लेकिन वह अब तबीयत हो रही थी कि तुरंत लौट जाए। दीदी आखिर आई यहाँ क्यों? क्या कर रही होगी? दीदी को तो मालूम था कि वह आने वाला है। कहाँ बुआ का घर, जहाँ जाते ही दीदी झटपट आती थी और उसे बाह में लपेट कर धकियाते हुए घर में ले जाती थी। अम्मा, कुन्नी भैया, बंदर राम आ गए देखो। और फिर आंगन, सीढ़ी, छतें सब हंसने लगती। उजास फूट पड़ती थी हर ओर। फाटक के दोनों ओर सील खाए हुए सहन थे और दो कोठरियां अंधेरी अंधेरी सी। एक कोठरी के आगे एक घाघरा सूख रहा था। दूसरी कोठरी की दहलीज पर एक मरियल बुढ़ा बीड़ी पी रहा था। आम और नीम के पेड़ों की एक एक पत्ती पर धूल जमी थी, जैसे यहाँ बरसात होती ही नहीं। पुलिया के नीचे सूखा कीचड़ था। हाँ, शांति तो थी, जैसा दीदी ने अपने खतों में लिखा था। शांति शांति भी, खुलापन भी, सादगी भी, बल्कि उससे कुछ ज़्यादा ही सन्नाटा, उचटता हुआ सन्नाटा। सिर्फ थोड़े से जंगली तोते पेड़ की डालों से दीवार के कोटर और कोठरी में पुलिया पर फुदक रहे थे। एक हरा पंख लंबी नुकीली पत्ती की तरह उड़ता हुआ आया और उसके धूल भरे जूतों के पास गिर गया। अरे हो जैत सिंह, बक्सा उठा रे पाहुन। लड़के ने फिर गुहार लगाई। उसे लगा कोई नहीं आएगा। उसने अनमने भाव से उधर देखा जिधर बस गई थी। बस ओझल हो चुकी थी। सड़क पर एक बेडौल सी ऊंट गाड़ी चली आ रही थी, जिस पर बोरे लदे थे। कहाँ आ गया वह? सचमुच दीदी यहाँ है? उसने मुड़कर लड़के से पूछा। दीदी कैसी है अब? लड़के ने आंख मिचमिचाकर उसकी ओर देखा। दीदी दीदी मेरी बुआ की लड़की शांता सेठ, लिखा था मियादी बुखार। फुआ की धी बैंड बोले है भेड़ा। लड़का संशोधन पेश कर फिर प्याऊ के पास बांस का नलका धोने लगा। हो जाने किधर से लाठी लिए एक लंबे तगड़े जाट ने आकर हुंकारा और सामान उठाकर चल दिया। मैं इते से जात हूँ, तुम दाएं रास्ते से मेड़ आइयो। छोटी अध्यापिका के पाहुन हो ना? अरे उधर नहीं, उधर का उधर कुइयां पर कन्याएं स्नान ले रही हैं। आज दर्जा 5 का स्नान दिन जो ठहरा। कच्ची पगडंडी, एक दो अधबने कमरे, कुछ खुदी हुई नावें, नीवें और फिर ईंटों का चट्टा, फिर आंख मदार के पौधे, लंबे भोपू नमा सफ़ेद बेजनी फूल, फिर तालाब। पाँव की धमक से चौंक कर एक टिटहरी का जोड़ा उड़ा और टी टी चीखते हुए चक्कर काटने लगा। सामने फिर एक दूसरी दीवार थी, लगे लगे कई कमरे और सीढ़ियाँ। एक सीढ़ी के आगे उसने देखा दीदी खड़ी थी, दुबली कमजोर, एक सूती चादर लपेटे। वह दौड़ा और फिर रुककर धीरे धीरे चलने लगा। दीदी मुस्कुराई। कुन्नी भैया आ गया? पगले, पढ़ाई का हर्जा करके भाग गया। मैं मरी थोड़े ही जा रही थी, जरा सा बुखार ही तो था। जेत सिंह अभी तेरा सामान कार्यालय में रख देगा, क्लर्क जी के पास। अतिथिशाला में झाड़ू लग रही है, महीनों का कूड़ा जमा है। तो क्या वह दीदी के पास नहीं ठहरेगा? अतिथिशाला उसे गौशाला या घुड़शाल जैसी लगी, पर कुछ बोला नहीं। कुछ था वहाँ कि वह दीदी से भी सहज नहीं हो पा रहा था। दीदी भी कैसी लग रही थी, अलग अलग सी। पता नहीं, शायद कुन्नी को बंदर राम कहना भी आश्रम के नियमों के खिलाफ हो। उसके मन में आया दीदी के दोनों कंधे पकड़कर झकझोर दे,
चल घर। अब कहाँ जेल में पड़ी है, पर कुछ था यहाँ की हवा में जो हर आवेग को बांध देता था। वह सधी चाल से निगाह झुकाए आदर्शता भरे कदमों से दीदी के बगल बगल चलने लगा। तालाब की हरी काई पर बबूल के पीले फूल चुपचाप झर रहे थे। दीदी क्षण भर रुक गई। देख कितनी शांति है यहाँ। एक वह शहर है और वहाँ के लोग और वहाँ के नाते रिश्ते। यहाँ सादगी की कीमत मालूम पड़ती है। खुली हवा और मनुष्य, यहाँ अब भी मनुष्य है। तू खामखा दीदी की चिंता करके दुबला हो गया। हे कुन्नी, दीदी तो तेरी बड़ी खुश है यहाँ। सच कहती है तू? कुन्नी ने दीदी के दुबले हाथ अपने हाथों में लेकर पूछा। हाँ भैया, सच कहती हूँ, आडंबर नहीं है। लोग दिखावे का शिष्टाचार नहीं करते, पर मन के बुरे नहीं है। यहाँ मैं फिर अपने को बना सकती हूँ। जितना वहाँ टूट फूट गया सब। तू अभी बड़ी माँ जी से नहीं मिला ना? वे तो सबकी माँ है। अनुशासन में कितनी कठोर, पर मन में कितनी ममता। जानता है, शहर से इंजीनियर आया था नक्शा पास करने। माँ जी सब काम छोड़कर भंडारे में बैठकर तेरे लिए मोयन डालकर मठरियाँ बना रही है। उन्हें मालूम था ना कि शांता का भाई आ रहा है। यहाँ अभी संबंध निभाए जाते हैं। कुनी को सुनकर अच्छा लगा। उसके संदूक में एक डब्बे में बुआ ने बीजे की कतरी, मूंग के लड्डू और मोयन पड़ी आलू की कचौड़ियाँ बनाकर रख दी थी। दीदी को पसंद थी ना। बुआ रोती जा रही थी और बनाती जा रही थी। उसके मन में आया कि दीदी को बता दे, लेकिन जानता था कि दीदी फिर छुएंगी भी नहीं। वह तो दीदी को यह भी नहीं बता सकता कि प्रकाश जी नहीं बहू को लेकर आए थे तो कुन्नी से दीदी की ही बातें करते रहे। उसने चुपचाप आंखें उठाकर पहली बार आश्रम को देखा। धूप में आश्रम अब अच्छा सा लग रहा था। हवा के साथ काई की हरी चादर पर बबूल के पीले फूल इधर से उधर तैर रहे थे। आश्रम की हवा में कुछ था जरूर। उसे लगा जैसे जिस दुनिया से वह आया था वह धीरे धीरे सिर्फ एक धुंधली सी याद बनती जा रही थी। इतनी जल्दी बुआ के आंसू, प्रकाश की आंखों में झांकती अपराधी भावना, फीस और ट्यूशन की झंझटें, यूनिवर्सिटी के जुलूस, नारे, हड़तालें, आंदोलन और यहाँ तक कि दीदी की चिंता भी। अंदर के सारे तनाव कहीं ढीले पड़ गए थे। मन और तन दोनों शिथिल, खुले खुले से, और हर चीज़, चाहे वह कुइयाँ के रहट की चूचू हो या छप्पर पर बैठा नीलकंठ या पगडंडी पर आती जाती सहेलियों के झुंड या अंदर लड़कियों की वर्जिश की छमछम या जीत सिंह के छप्पर पर छाई इमली की हरियाली, सब एक अज्ञात आश्वासन से थी। किसकी ओर से किस दुख के प्रति यह तो नहीं मालूम, लेकिन थी जरूर। शायद छोटे पंडित स्वामी जी सही कहते थे कि जहाँ इनके लिए गुंजाइश होती है वहाँ प्रभु मौजूद रहते हैं। किन रूपों में उनका आभास प्रकट हो कोई नहीं कह सकता, लेकिन वह आभास महसूस जरूर करा देते हैं। उसे अभी तक आश्रम में जितने लोग मिले उनमें गोस्वामी जी उसे बहुत अच्छे लगे थे। उनकी बातें, हालांकि उन्होंने बहुत कठिन संस्कृत शब्दों में कही थी, उसे छू गई थी। और भेंट भी कहाँ हुई? जीत सिंह की इमली के पास। इस मौसम में सब पेड़ सूखे सूखे से थे, मगर इमली के नए कल्ले आए हुए थे। उसे बचपन के दिन याद आ गए और वह कच्ची हरी पत्तियां तोड़कर उनकी खटास का स्वाद लेने लगा। कुन्नी जी, यूनिवर्सिटी के छात्र भी इमली खाते थे? मैं तो समझाता था कि वे केवल भूख हड़ताल करते हैं। उसने चौंक कर देखा तो गीला निचोड़ा हुआ गमछा कंधे पर डाले छोटे पंडित जी खड़ाऊ पहने खड़े मुस्कुरा रहे थे। मेरी कुटी पर पधारिए ना, कुछ बातें करेंगे। और थोड़ी देर बाद वह छोटे पंडित जी के छप्पर के सामने मूंज की खरहरी चारपाई पर बैठा उनसे शास्त्र में तालीम था। बातें यूनिवर्सिटी की शिक्षा और आश्रम की शिक्षा से ही चल पड़ी। 3 दिन पहले वह जुलूस में शामिल यूनिवर्सिटी के खिलाफ नारे लगा रहा था, लेकिन इस वक्त आश्रम की शिक्षा के आगे वह यूनिवर्सिटी की हेटी भला कैसे सह ले? उसके पास तर्क थे, और आते ही आते आश्रम का जो प्रभाव उसके मन पर पड़ा था कि वह एक जेल खाना है जहां उसकी दीदी कैद हो गई, उसका आक्रोश था। यह भी कोई शिक्षा हुई? शहर से कटी, जीवन की सहज धारा से कटी, कल्पित आदर्शों में बंधी, यहाँ जिंदगी का एकांगी विकास ही तो होगा। यह दीवार तोड़ दीजिए पंडित जी, चारों ओर के जीवन को देखिए, उसकी बाढ़ में छात्राओं को जूझने दीजिए। पंडित जी ने सहज भाव से एक पोटली में से इलायची निकाली, हथेली पर रखकर उसे देते हुए बोले,
भैया जी, आप तो गंगा तट के वासी हैं। गंगा का पानी जब कमर से ऊपर आ जाता है तो नौका पर बैठकर पार करते हैं ना। पर अगर नौका ऐसी बने जिसमें हर तरफ से पानी आने दिया जाए तब क्या होगा? डूब जाएगी ना। ये आश्रम तो नौकाएं हैं। आरोही पार लग जाए तब जी चाहे उतना जल में कुलेल करे। वह चुप हो गया, लेकिन अभी भी सहमत नहीं। आप तो ईश्वर में ही विश्वास नहीं करते होंगे। नई शिक्षा है ना। और वह फिर मुखर हो आया। अपनी फिलॉसफी का क्लास उसे सबसे ज़्यादा नीरस लगता था। अक्सर गायब रहता था वहाँ से, लेकिन इस वक्त फिलॉसफी की सारी शब्दावली उसकी ज़बान पर थी। वह ईश्वर के अस्तित्व के को टुकड़े टुकड़े कर रहा था। गोस्वामी जी चुपचाप सुन रहे थे। सहसा बोले, आप तो केवल तर्क के लिए कह रहे हैं, लेकिन शांता बहन तो सचमुच कटु थी। लेकिन इस बीमारी के बाद तो वे पूजा करने लगी हैं। अच्छा, उसे बहुत अचरज हुआ। दीदी और पूजा पाठ, और कुन्नी को बताया भी नहीं। एकदम चिढ़कर बोला, उनकी बातें जाने दीजिए पंडित जी। वे कब किससे तुक बिठा ले कुछ पता नहीं। कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, अब देखिए, मेरा नाम कुंदन कुमार है, पर दीदी मुझे बचपन से चिढ़ाती है कुंदन राम बंदर राम। बताइए बताइए, कुंदन की तुक बंदर कैसे हुई? मगर उनका दिमाग, तुक बैठ गई तो बैठ गई। कुन्नी मन ही मन बड़ा आहत था कि दीदी ने उसे अभी तक बाह में लेकर बंदर राम नहीं कहा, ऊपर से बुढ़ियों की तरह पूजा पाठ भी करने लगी। गोस्वामी जी हंसे। कौन जाने, आपको भगवान उसी बेतिको रूप में मिल जाए भैया। उसकी लीला अपरंपार है। खैर छोड़िए, आपका विश्वविद्यालय तो अनिश्चित काल के लिए बंद हो गया। कल के पत्र में समाचार था। अच्छा अच्छा, यहाँ अखबार भी आता है। उसे मालूम हुआ कि रात को 9 बजे बस शहर से लौटती है तो ड्राइवर दे जाता है। पहले बड़ी माँ जी और दूसरे दिन सब अध्यापक देख लेते हैं। और उसे याद आया कि यह तीसरा दिन है और वह सचमुच उस दुनिया को जैसे भूल ही गया है। इन दीवारों के बाहर जो घटना प्रवाह है, समय की जो आपाधापी है, वह यहाँ बिल्कुल थम गई है। वह सब यहाँ कितना धुमिल पड़ गया है, जैसे दूर कहीं से आती हुई शोर की हल्की गूंज, और सारी चीज़ें बेतुकी लगती हैं। जाने कैसे उनकी तुक बैठने लगी, वरना कोई कल्पना कर सकता था कि वह सुबह उठकर भाई जी की व्यायामशाला में पहुंच जाएगा। अभी अतिथिशाला ठीक नहीं हुई थी। कार्यालय में उसका तख्त, बिस्तर, संदूक और सुराई रख दिए गए थे। क्लर्क के लोग पीछे क्लर्क जी के और सामने भाई जी कहते थे। वे तीसरे पहर दफ्तर के रजिस्टर और डाक देखते थे। सुबह लाठी मुकदर घुमाते थे और दोपहर को कन्याओं को लेजिम और तलवार का अभ्यास कराते थे। भाई जी ने प्रण किया था कि 10-12 दिन में वे कुन्नी जी का स्वास्थ्य बना देंगे। भाई जी तीसरे पहर दफ्तर के काम करते और वक्त भी लाठी कोने पे टिकाकर रखते। शाम को कुन्नी जेत सिंह के साथ कुएं पर भी गया, जहां सुबह कन्याएं स्नान करती थी और शाम को बैल रहट चलाकर सिंचाई करते थे। सिंचाई के लिए कच्ची नालियां बनी थी। जिधर पानी मोड़ना होता था उधर गीली मिट्टी थोपकर मेड़ बांधकर पानी मोड़ना उसे आ गया था। वह कीचड़ सने हाथों से कनेर की क्यारी में पानी मोड़ ही रहा था कि संदेश आया। बड़ी माजी ने आज चाय बनवाई है, कुन्नी भैया को बुला रही है। बुलाने के लिए छोटे वान प्रस्थी जी आए थे। गाड़े की लुंगी और गाड़े की मिर्जई पहने थे और हमेशा हड़बड़ी में रहते। चाय आश्रम में कभी नहीं बनती थी। इस समय यह जानकर कि बड़ी माजी ने शहर से चाय की पुड़िया कुन्नी जी के लिए मंगवाई थी, और वे और भी हड़बड़ा गए थे। पूरब के थे, रा को रा बोलते थे। चलते चलते बोले, आप लोग तो शहर में रोज चाय चुरकते हैं ना। कभी कभी ठीक है, लेकिन तामसिक है, नींद को भी नसाती है। कुन्नी ने मुस्कुरा कर उन्हें देखा। उसे यह नहीं समझ में आ रहा था कि छोटे वानप्रस्थी क्यों कहते हैं। पहली बार वह अंदर वाले आंगन में ले जाया गया। बड़ी माँ जी अपने कमरे के सामने कुर्सियां डालकर बैठी थी। उसने अभी तक उन्हें दूर से ही देखा। सफ़ेद बिना किनारी की धोती, गोरा लंबा चेहरा, चेहरे पर हर वक्त एक समृद्धता का भाव जो सिर्फ मुस्कान के हल्के अंतराल से टूटता था। मुस्कान में निचला होठ थोड़ा ऊपर उठ जाता था। आओ बेटा, उन्होंने बैठे ही बैठे बड़े स्नेह से बुलाया। तुम क्या कहते हो कि 2 दिन आए हो गए, माँ ने भी बात नहीं की। मुझे दोनों दिन शहर जाना पड़ गया। कुछ ज़मीन का झगड़ा था अदालत में। सामने प्लेट में मठरियाँ और मोटे शीशे के गिलास में चाय। शांता बेटिया कहती थी कि तुम्हें आश्रम में अच्छा नहीं लगता। हाँ, जंगल है यह तो। तुम्हारे शहर की रौनक यहाँ कहाँ। नहीं, यह बात नहीं, कुन्नी ने दबे स्वर में कहा। उसका प्रतिरोध पहले ही टूट चुका था। फिर भला ऐसी स्नेही माँ जी से वह थोड़े ही बहस कर सकता था।
नहीं, कुछ बात तो है। सुना तुम शांता बेटा से भी नाराज हो? यह भी तो उसका घर है। अपने घर में वह काम करती है। कुन्नी चुप रहा। मठरियाँ बहुत बहुत ही अच्छी बनी थी और बड़ी माँ जी के आगे तो कुछ बोला ही नहीं जा सकता। तुम्हारा विद्यालय तो बंद हो गया है, महीने भर यहाँ मेरे पास भी रह जाओ, शांता का भी मन भर जाएगा। यहाँ का जीवन भी देख लो, शायद अच्छा लग जाए। नहीं, मुझे तो अच्छा लगा, उसने चाय घूंटते हुए कहा। लेकिन मेरे अच्छा लगने से क्या, हमारी शिक्षा का कुछ उपयोग तो है। इसका क्या उपयोग? बड़ी माँ जी हंसी। उपयोगी चीज का भी कहाँ तक उपयोग है बेटे, कभी सोचा है? अगर उपयोग होता ही है तो आए दिन तुम लोग स्कूल बंद कराते क्यों घूमते? अच्छा, हमारी शिक्षा खराब सही। मुझे मठरियाँ अच्छी लगी। कुनी ने लजाकर हामी भरी। खुर्जा से बहुत अच्छे घी के 4 टीन साहा जी ने भिजवाए थे, तेरे ही लिए खुलवाए। शांता से कहा है तेरी दाल में भी यही डलवाए, भंडार का घी ठीक नहीं है। फिर खामोशी। बड़ी माँ जी उधर बाहर की ओर देखती, कुछ सोचती रही, फिर जैसे अपने में डूबी हुई बोली, मैंने बहुत पापड़ बेले, बहुत विरोध हुआ। जब हम लोग आए तो कुल 3 लड़कियां थीं। जिसने यह अहाता और आश्रम बनवाया था वह छोड़कर चला गया। यहाँ डाकू आकर छिपते थे, हमको धमकियाँ मिली, गुमनाम खत मिले, एक बार झगड़ा भी हो गया। फिर जब आश्रम चल निकला तो इस जायदाद के दावेदार भी आ गए। तुमने फाटक के पास कोठरी में एक बुड्ढा देखा होगा, सेठ जी कहलाता है, अभी भी डटा है, कहता है सारी जायदाद उसकी है, मुकदमा कर रखा है, लेकिन भगवान की इच्छा थी, पूरी होनी थी। अच्छा, कुन्नी को यह सारा इतिहास नहीं मालूम था, दीदी ने कभी लिखा ही नहीं। बड़ी माँ जी के लिए उसके मन में श्रद्धा जागने लगी। वह अपने में डूबी बोलती गई, लोगों ने यह भी कहा कि मुझे संपत्ति की हवस है। हाँ है, पर अपने लिए नहीं, इनके लिए। उन्होंने आंगन में घूमती लड़कियों की ओर इशारा किया। इनके लिए मैं जो भी जुटा सकती हूँ जुटाती हूँ, पर कुछ भी नहीं है, यह भी जानती हूँ। हम लोग साधनहीन हैं, पर लगन है, उसी लगन के कारण साधन जुट जाते हैं। अब शांता बेटी ही है, कहीं भी कॉलेज में 2 घंटे पढ़ाकर ज़्यादा वेतन पा सकती है। यहाँ मैं क्या दे सकती हूँ उसे? मैं तो सबसे कहती हूँ कि देना ही देना है बेटा इस आश्रम में। कुन्नी देख रहा था माँ जी की ओर, लेकिन उसका मन अपनी दीदी के चारों ओर घूम रहा था। देना ही देना है और उसी से संतोष मिलना है, तो क्या उसके लिए आश्रम ही आना जरूरी है? घर में क्या बाधा है? आखिर प्रकाश ने जो नाटक खेल दिया है, दीदी उसका दंड बुआ और कुन्नी को क्यों दे रही है? मान लिया बुआ ने उसे गलत समझा, उसका बहुत कुछ मूल्यवान छीन लिया, फिर वहाँ दीदी ने देना ही अपना धर्म क्यों नहीं माना? असल में एक बात और थी, कुन्नी सब काम छोड़कर यहाँ इस अनजाने अपरिचित आश्रम में आया था दीदी के लिए। पर कैसा अजीब था कि दीदी यहाँ आश्रम से कोई जुड़ता जा रहा था और दीदी जैसे छिटक कर अलग होती जा रही थी। जाने क्या सोच रही है। कुन्नी से दिल खोलकर बात भी नहीं की, ऊपर से पूजा पाखंड। इसी पर वह और खींचा हुआ था, लेकिन बहुत संभल कर बड़ी माँ जी से दबे स्वर में बोला, हाँ वह तो देख ही रहा हूँ, दीदी यहाँ आकर बहुत बदल गई है, अब तो पूजा भी। बड़ी माँ जी सहसा गंभीर हो आई, बेटा तुम बहुत सुशील बच्चे हो, तुम्हारी यही बातें अच्छी नहीं लगी, तुम बिना समझे विरोध करते हो। पूजा को क्या समझते हो तुम? मनुष्य कमज़ोर होता है, कितने भ्रम पाल लेता है। पूजा के समय वह सिर्फ भगवान को साक्षी बनाकर अपने को जांचता है, उसने अपने को देने में कोई कमी तो नहीं रखी। इतने में सहसा सीढ़ी पर लाठी ठनकी और भाई जी दिखाई दिए, एक हाथ में लाठी और दूसरे में बादामी कागज का एक लंबा सरकारी लिफाफा। तारीख पड़ गई है, समन आए हैं। बड़ी माँ जी ने बोहे सी कुड़ी कागज देखकर दस्तखत किए और लौटाते हुए बोली, इस बुढ़े और उसकी बहू ने बड़ी गंदगी फैला रखी है, यहाँ से हटे तो आश्रम स्वच्छ हो। बड़े पंडित जी उत्तरकाशी से लौट आए तो कहना, कागज लेकर वकील से सब बातें कर ले। उनके लड़के का उधम खत्म हुआ या नहीं? माधव ऐसे नहीं मानेगा माँ जी, जब तक वह यह लाठी उसके मस्तक में नहीं भेदेगी। भाई जी ने लाठी उठाकर कहा। बड़े पंडित जी ने तो कह दिया है कि वह मेरा कोई नहीं, चाहो मार के कुइयां में फेंक दो, आप ही अनुमति नहीं देती। अभी कल शाम को बीड़ी पी रहा था बुड्ढे की बहू के कमरे में बैठा बैठा, और वह निर्लज्जा। अच्छा अच्छा, बाद में देखेंगे। माँ जी ने सहसा कुन्नी की ओर देखकर आंख से भाई जी को मना किया, जरा विमली को भेजना भंडार घर से। और जैसे थकी थकी सी उनकी कुर्सी की पीठ पर सिर टिका लिया और आंखें मूंद ली। कुन्नी को समझ में नहीं आया कि वह बैठा रहे कि जाए। उसने चुपके से गर्दन घुमाकर पीछे देखा। कई फलांग के घेरे में ईंटों का बड़ा सा आंगन था,
तीनों और छात्राओं के बड़े बड़े कमरे और हर एक के साथ एक छोटा कमरा, जिनके आगे लतरें लगी थी। शायद ये कमरे अध्यापकों के होंगे। इनमें दीदी का कमरा कौन सा है? आंगन के बीच में 2 मंडप बने थे। एक में 2-3 लड़कियां बैठी बातें कर रही थी, दूसरे में हारमोनियम पर शायद संगीत का अभ्यास हो रहा था। 2-3 छोटी लड़कियां बीच आंगन में किसी बात पर झगड़ा कर रही थी। ये लो, बड़ी माँ जी तो सो रही हैं। कुन्नी ने घूमकर देखा। एक पतली छरहरी लड़की सामने खड़ी थी। चेहरा सुंदर तो नहीं, पर सलोना जरूर था। आंखें बड़ी, निसंकोच और थोड़ी शरारती। एक टक कुन्नी को देखती हुई कुन्नी ने देखा तो वह मुस्कुरा दी बेमतलब। कुन्नी ने अचकचाकर निगाहें नीची कर ली। विमली, बड़ी माँ जी ने आंखें मलते हुए कहा। ऊँट गाड़ी पर रसद आई थी, रखवा दी? रखवा दी माँ जी, कोड़े और आलू भी आए थे, उन्हें तुलवा रही थी। इन्हें जानती हैं? हाँ, ये कुंदन है, शांता बहन जी के भैया। माँ जी कार्यालय में इनका सामान रखवाने मैं ही गई थी। आप ठीक ही कहती थी। शहर की शिक्षा उल्टी है। इन्होंने तकिए पर गिलाफ भी उल्टा चढ़ा रखा था और चादर भी उल्टी। बस बस, तेरी बातें ही तो लच्छेदार है, काम धाम कुछ कर नहीं करना। बेटा, यह विमली भंडारे का सारा काम देखती है। तुम भंडारे में ही जाकर विमली से गर्म खाना परसवा लिया करो। विमली बेटा, दाल में खुर्जा वाला घी डालना, छात्राओं वाला नहीं, समझी? हाँ, समझ गई। अब जाऊं? और फिर कुन्नी पर एक चिढ़ाने वाली निगाह डालती हुई विमली चली गई। जाते जाते कुन्नी ने इतना और देखा कि उसकी गोरी गर्दन पर कंधे के पास एक बहुत बड़ा तिल है। बहुत हंसमुख और बातूनी है बेटा, बुरा ना मानना। अंदर से बहुत दुखी है बेचारी। माँ जी ने दुख की सारी कथा बता दी। मथुरा में तब छोटे पंडित जी संस्कृत पाठशाला में पढ़ाते थे। इसके माँ बाप इसे ले आए थे बेचने के लिए। पहले किसी के साथ भाग गई थी, बच्चा हुआ तो उसकी जान ले ली और इसे भी भगा दिया। माँ बाप मथुरा ले आए। गोस्वामी जी ने जैसे तैसे उद्धार किया और लाकर मेरे पास छोड़ गए। उन्हें भी बड़ा प्रवाद सहना पड़ा। पाठशाला वालों ने उन्हें हटा दिया, तब यहाँ आ गए। क्षण भर चुप रहकर फिर जैसे शून्य में देखते हुए बोली, हर आदमी दुखी है, किसी और से संबंध जोड़कर अभाव पूरा करना चाहता है, पर मनुष्य तो अपूर्ण है। अपूर्ण से अपूर्ण जुड़कर पूर्ण कैसे हो सकेगा भला? वह तो तभी होगा जब भगवान से जुड़ जाए, वही पूर्ण है। फिर भगवान जिधर प्रवृत्त कर दे, उधर जी जान से लग जाए, तभी शांति मिलेगी। अच्छा बेटा, तुझे देखकर मन को बहुत अच्छा लगा। अब जाओ, घूम घाम आओ। रात को भंडारे में ही जाकर खाना। कल शांता को चौधरी साहब के पास जाना है, तुम भी घुमाना, उनका गांव देखाना। कुन्नी लौटा तो कान में माँ जी की बातें घूम रही थी और आंखों में मुड़कर जाती हुई विमली की शरारती निगाहें, गर्दन के पास का तिल और उसकी कथा। क्या दुख हर जगह धुन की तरह बैठा हुआ है? क्या सचमुच उससे मुक्ति का यही रास्ता है? दीदी ने क्या सही चुनाव किया है इस रास्ते का? शायद ये सवाल कुन्नी के सामर्थ्य से ज़्यादा भारी थे। अंधेरा छाने लगा। वह अनमना सा घूमता घूमता कुएं की ओर आगे बढ़ता गया। बाकी सब सवाल पीछे छूटते गए। सिर्फ एक सवाल बरकरार था, इसी रास्ते में दीदी को सुख मिले तो ठीक, लेकिन इस रास्ते पर दीदी उससे, बुआ से, सबसे छूट क्यों रही है? यह सब दुख सुख पूर्णता वूर्णता भगवान सब ठीक है, चाहे गलत हो, पर यह जरूर है कि इस दुनिया में वह बुआ, दीदी, प्रकाश सब जुड़े टूटे थे, उनसे कुछ अलग नहीं। दीदी उसकी उसी दुनिया में जुड़कर नहीं तो क्या होगा उसे कुछ समझ में नहीं आता। इस सब सुलझना उसके बिरते का नहीं, जो दुनिया उसके बिरते की है उसी में दीदी क्यों नहीं रहती? लेकिन इस आश्रम की दुनिया में भी क्या है जो कभी कुन्नी को अपनी ओर खींचता है और कभी पीछे ढकेल देता है? सामने कनेर और गुलाब की क्यारियां थी। गुलाब शायद कभी कलमी रहे होंगे, अब तो कलम कब की खत्म हो गई थी, और नीचे की जंगली कांटेदार डंठलें कुएं का पानी पीकर आदमकद हो गई थी। कुएं पर एक लड़का मुंह घुमाकर कनेर के पीछे खड़ा हो गया था। नमस्ते कुंदन जी, क्या देख रहे हैं? उधर से छोटे वानप्रस्थी हाथ में लोटा लिए चले आ रहे थे। अरे माधव, दुष्ट वहां छिपकर बीड़ी पीता होगा। चलिए आप इधर, कुएं के पास रात को सर्प निकलता है यहाँ। वह लौट आया। आश्रम की रात बहुत सुनसान होती थी, करीब करीब डरावनी। बिजली अभी सिर्फ अंदर के कमरों में थी, बाहर अभी भी लालटेनों से काम चलता था। सिर्फ एक लालटेन फाटक के पास थी, एक कुएं के, बाकी सारी जगह अंधेरा। अंधेरे में दीवार के ऊपर ख्याली शक्लें उभरने लगती और पेड़ अजीब आकार ले लेते। जैत सिंह कार्यालय में लालटेन जलाकर धीमी कर गया था। उसने लालटेन तेज की और चुपचाप बैठ गया।
ऐसे में अजीब अजीब यादें अपने को दोहराने लगती हैं। उसे याद आया ऐसे ही सुनसान रात थी। बरसात की गंगा बांध पर आ लगी थी। फूफा जी का अंतिम संस्कार कर सब लोग लौट रहे थे। दीदी साथ गई थी, बिल्कुल जड़ पत्थर, ना एक आंसू ना एक बोल। अड्डे पर सिर्फ एक इक्का था। कुन्नी और दीदी को उस पर पिताजी ने बैठा दिया था। दीदी ने इशारे से प्रकाश को भी बुला लिया था। इक्का चला तो एकदम दीदी गला फाड़कर चीखी, बाबू तो छोड़ गए, प्रकाश तुम नहीं छोड़ना, मैं मर जाऊंगी। और प्रकाश से चिपटकर फूट फूट कर रो पड़ी। कुन्नी भी रो रहा था। 7-8 दिन बाद कुन्नी आया। बुआ तो फूफा जी वाले कमरे में कोने में चटाई डाले पड़ी थी। कुन्नी ऊपर दीदी के कमरे में गया तो दरवाजे पर ठिठक गया। दीदी खाट पर लेटी थी और उसको कस कर प्रकाश उनके पास बैठा हुआ था। दीदी धीरे धीरे उसके बालों में उंगलियां फिरा रही थी। आहट मिलते ही प्रकाश एकदम हड़बड़ाकर खड़ा हो गया, मुंह फिराकर। लेकिन दीदी वैसे ही लेटी रही। क्षण भर सन्नाटा, फिर बोली, कुन्नी, पर मुझे विश्वास है, माँ से कुछ नहीं कहना भैया, समय आने पर मैं खुद कह दूंगी। सच बात है कि कुन्नी को अच्छा नहीं लगा था, पर मन में आया बुआ से कह दे, लेकिन दीदी का चेहरा देखकर चुप हो गया। बाद में धीरे धीरे समझने लगा। प्रकाश का आना अलबत्ता कम हो गया था। कभी कभी दीदी लंबे लंबे खत लिखती थी, कुन्नी के हाथ भेजती और खत कभी बंद नहीं करती थी। पढ़ना मत भैया, दीदी लजा कर कहती। नहीं नहीं दीदी, मुझे क्या पड़ी है। और लौटते समय जहाँ भी पहला एकांत मिलता, कुन्नी पूरा खत कई कई बार पढ़ता। कुछ के तो अंश रट गए थे। एक बार दीदी ने लिखा था, मेरे पैदा होने के बाद बड़ा भाई जाता रहा, फिर 2 भाई वे जिंदा नहीं रहे। माँ हमेशा मुझी को इसका दोषी मानते रही। जाने कैसे कुलच्छनी है, इसी के ग्रह भाइयों को खा गए। मैंने एक दिन भी नहीं जाना कि माँ का प्यार क्या होता है। बाबूजी माँ थे, पिता भी, और तुम तो मेरे सब कुछ हो। माँ भी, पिता भी, मित्र भी, देवता भी, और कभी कभी जिद करते हो तो बच्चे भी। यह बात कुन्नी को नहीं भाई थी। भला अपने घर की बातें ऐसे फैलाने से क्या फ़ायदा। दीदी पागल है, पर कुछ लोग कुछ कहेगा तो बात खुल जाएगी। यह खत पढ़ता है। एक बार दीदी ने लिखा था, स्त्री अपूर्ण होती है, किसी को खोजती है, और जिससे जुड़कर पूर्ण हो सके। तुमसे जुड़कर जैसे सब जुड़ जाती है। कुन्नी और प्यारा लगने लगता है। माँ से भी अब खींचती नहीं। सब कुछ नया नया प्यारा प्यारा लगता है। मेरी खिड़की, इससे आने वाली धूप, चहकने वाली गौरैया, सिंगार का शीशा, सब कुछ, सबका अर्थ एक है, तुम। उसके पास एक बादामी कागज की कॉपी थी जिस पर हरे बॉल पॉइंट पेन से रेखांकित उदाहरण उतार लेता। धीरे धीरे बुआ समझ गई। उन्होंने आकर कुन्नी के पिता से स्पष्ट बताया और फिर दीदी के लिए लड़के की तलाश होने लगी। लेकिन दीदी अटल थी, एलटी करके पढ़ाने लगी थी। मैं जन्म भर ऐसे ही रहूंगी, पर करूंगी तो उन्हीं से। प्रकाश इंजीनियरिंग पास करके बेकार बैठे थे और अक्सर बहुत उदास रहते। उसे याद है, उस दिन बुआ आई तो उनके पांव धरती पर नहीं पड़ रहे थे। बेहद खुश। मालूम हुआ प्रकाश की शादी कहीं तय हो गई है। ससुर मिर्जापुर के पास किसी सीमेंट फैक्ट्री में बड़े इंजीनियर हैं। वहीं प्रकाश की भी नौकरी दिलवा दी है। कुन्नी भागा भागा गया। दीदी के कमरे में अंधेरा किए औंधे मुँह पड़ी थी। कुन्नी भैया तुम जाओ, पर कुन्नी हटा नहीं। उसे पास बिठाकर चुपचाप उसके सिर पर हाथ फेरती रही। ना रोई ना बोली, जैसे फूफा जी के मरने पर। कई महीने बाद एक दिन पिताजी दफ्तर से घबराए हुए आए और माँ को अलग ले जाकर जाने क्या कहते रहे। फिर माँ ने कुन्नी को बुलाया। कुन्नी, तू शांता से मिला था कल? हाँ। कुछ कह रही थी? नहीं। मालूम हुआ दीदी रात से पता नहीं कहाँ चली गई है। पिताजी पागलों की तरह बुआ को लेकर यहाँ से वहाँ दौड़ रहे थे और कुन्नी साइकिल लेकर जमुना के किनारे किनारे घूम रहा था। कैसे कैसे ख्याल मन में आते थे। 7-8 दिन बाद दीदी जैसे गई थी वैसे ही लौट आई। सबने पूछा पर कुछ बोली नहीं। फिर पिताजी ने सबको समझा दिया कि ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन दीदी खुश थी, उनके चेहरे पर आग आ गई थी। एक दिन शाम को कुन्नी गया तो उसे 8 आने देकर नीचे से चाट मंगवाई। कुन्नी ने हिम्मत करके पूछा, दीदी कहाँ थी तुम? बनारस। प्रकाश को चिट्ठी लिखकर वहीं बुलवा लिया था, उन्हीं के साथ थी। फिर दही चटनी उसके पत्ते में डालती हुई बोली, उनसे कहा तुम्हारा घर, तुम्हारी नौकरी, तुम्हारी गृहस्थी तुम्हें मुबारक, लेकिन मैं कुंवारी नहीं मरूंगी। नहीं नहीं, सुहाग लूंगी तो तुम्ही से और लेकर ही रहूंगी। और देख। और उन्होंने काट का लाल सिंगोरा निकाल कर दिखाया। विश्वनाथ जी की गली से यह सिंदूर ले आई हूँ। कोई समझे या न समझे, तू भी चाहे तो अभी जाकर अपनी अम्मा से कह दे। कुन्नी चुप रहा। दीदी खुश है, वह जाने उनका काम।
महीने 2 महीने बाद एक दिन वह गया तो कोहराम मचा हुआ था। बुआ माथा पीट रही थी और दीदी बाल बिखेरे चिल्ला रही थी। ना किसी ने उसके आने पर ध्यान दिया न जाने पर। 2-3 दिन बाद पिताजी रात तक दफ्तर से नहीं आए तो माँ ने बताया कि शांता की तबीयत खराब है, उसे लेकर अस्पताल गए हैं। और कुछ भी कुन्नी से किसी ने नहीं बताया। उसने पूछा तो डांट कर माँ बोली, अब पढ़ने लिखने में लग, बुआ के यहाँ आने जाने की ज़रूरत नहीं। वह साइकिल लेकर दोनों अस्पतालों का चक्कर लगाया। दीदी वहाँ थी ही नहीं। पिताजी कहीं और जाते थे, शायद किसी प्राइवेट डॉक्टर के अस्पताल में। माँ दोनों वक्त का खाना और फल देकर भेजती थी। 10 दिन बाद दीदी घर आ गई। उसने देखा उनसे चला फिरा भी नहीं जाता, चेहरा पीला पड़ गया था, खाना और फल छूती नहीं थी। कुन्नी गया तो कुछ बोली नहीं, सिर्फ करवट बदलकर लेट गई और रोने लगी। 4-5 दिन बाद कुन्नी के अकस्मात रूंधे गले से बोली, इन लोगों ने ही छीन लिया। मैं उनका अंश ले आई थी। मैं सब लांछन सहकर उसे नहीं खोना चाहती थी, पर इन लोगों ने उसे छीन लिया। ठीक है, अब मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। तालाब में मेंढक बोलने लगे थे। लालटेन की चिमनी पर धुआं जमने लगा। उसे पता नहीं कैसे विमली का ख्याल आ गया। विमली के बच्चे को मार डाला उन्होंने, कैसे मारा होगा? बच्चे ने आंख खोलकर ताका होगा, छोटी छोटी उंगलियां। भैया क्या हुआ, तू इतनी देर से रो रहा है पगले? दीदी सामने खड़ी थी। जैद सिंह खाने के लिए बुलाने आया, तूने सुना नहीं? रोता रहा तो वह भागकर मेरे पास गया। क्या बात है, घर की याद आ रही है? नहीं, वह रूंधे गले से बोला। सचमुच उसका चेहरा आंसुओं से तर था। उसने कमीज उठाकर पहुंचा। दीदी आकर पास में बैठ गई, बाहों में लपेटकर बोली, भैया बोल, क्या बात है, मुझसे नाराज है? और इस बात पर कुन्नी सचमुच फूट फूट कर रो पड़ा। चल उठ, विमला थाली लगाकर बैठी होगी, खाना खा ले तब बातें करेंगे। लेकिन कुन्नी ने खाना नहीं खाया, उठा भी नहीं। दीदी पास बैठी रही, वह लेट गया। धीरे धीरे उसे नींद आ गई। दीदी ने लालटेन धीमी की, उसके माथे पर हाथ फेरा और दरवाज़ा उठकाया चली गई। जाते वक्त उनकी भी आंखें गीली थी। चौधरी कौन है? उनका गांव कहाँ है? और दीदी क्यों जा रही है? उसने कुछ नहीं पूछा, चुपचाप बैलगाड़ी पर जाकर बैठ गया। 5-6 खस के बोरे उस पर लाद दिए गए। आश्रम में पीछे एक और बड़ा तालाब था जिसमें काली मिट्टी थी और खस निकलता था। बोरों पर गद्दी बिछ गई और वह बैठ गया। दीदी एक झोले में कुछ कागज पत्तर लेकर आई और पास बैठ गई। बैल घंटी टनकाते चल दिए। पक्की सड़क से बैलगाड़ी कच्चे में उतर गई। धूल में पहियों की लीक देखते हुए चुपचाप बैठा रहा। सहसा दीदी ने उसके माथे पर हाथ रखा, बहुत प्यार से बोली, बंदर राम अभी तक रोते हैं? वह हंस पड़ा, फिर वही मान की मुद्रा में मुंह फेर कर बैठ गया। दीदी ने पीठ में जोर से चुटकी काटी। उसने भी चुटकी का जवाब चुटकी से दिया और जैसे जैसे दोनों के बीच के अलगाव की गांठ आकारण पड़ गई थी, आकारण खुल भी गई। दीदी आश्रम तो बहुत अच्छा है, पर अब तू घर चल। बस फिर वही रट, कुछ और बात नहीं करते? कुछ अपनी बात बता और कुछ दीदी की सुन। अच्छा वह लंगड़दीन अब भी तेरा दोस्त है? लेकिन वह दोस्तों की बात करने तो नहीं आया था। दीदी बुआ ने तेरे लिए बीजे की कतरी और मूंग के लड्डू भेजे हैं, मैंने डर के मारे नहीं दिए। दीदी सहसा गंभीर हो गई। दे देना, अब मुझे माँ से भी कोई शिकायत नहीं, पर मुझे यहाँ अब अच्छा लगता है। खाक अच्छा लगता है? तुम्हारी तो जिद है। उसने पहली बार निकट से दीदी को देखा। उम्र झलकने लगी थी, एक रूखापन चेहरे पर जो पहले कभी नहीं था। यहाँ क्या भगवान का भजन करोगी? वह क्या बड़ी माँ जो उपदेश दे रही थी, पूर्णता पूर्णता, ये लोग अभी भी किस दुनिया में चल रहे हैं? चेला मुड़ा है तुम्हें? भैया तू गलत मत समझ मुझे, चेले वेला कुछ नहीं, मेरा मन भी कभी कभी बहुत उचटता है यहाँ से। चल बात ना बना, पूजा पाठ क्या फिर बड़ी माँ जी को दिखाने के लिए करती है? नहीं भैया, मैं तो यह भी नहीं जानती कि भगवान है या नहीं, लेकिन जड़ मूल में से मैं इतनी हिल गई हूँ कि जो लगता है पत्थर की तरह अटल है वही शायद नहीं होता। सोचती हूँ जो नहीं लगता वह शायद होता है, पर मैं पूजा नहीं करती। तो फिर क्या करती हो? दीदी थोड़ी देर अपने में डूबी रही, फिर बोली, जो मेरे जीवन का सच है सो, भगवान से जुड़कर पूर्ण होता होगा वह हो। मैं किसी से जुड़कर सबसे जुड़ गई थी, सच सबसे, अपने आप से भी। अपना तन मन, अपना घर परिवार, सबका कुछ मतलब निकलने लगा था। फिर जो हुआ, उनका गला भरने लगा। खैर जो हुआ सो हुआ। एक से जुड़कर सबसे जुड़ी थी, पर उस एक से टूटकर सबसे टूटना नहीं चाहती। अब किसी तरह भी टूटना नहीं चाहती। मैं बहुत थक गई और अधिक टूटने से बहुत डर लगता है। पूजा नहीं करती,
बस आंख बंद करके सोचती हूँ, कहती हूँ भगवान अगर तुम हो तो मुझे क्षमा कर दो। तुमसे जुड़ने की ताकत अब नहीं बची, पर जैसी हूँ वैसी टूटूंगी नहीं। जितना सबसे जुड़ सकती हूँ जुड़ूंगी। क्यों टूटूं जब मैंने कोई अपराध ही नहीं किया। नहीं, दीदी अपने से ही बात कर रही थी। कच्चे रास्ते के दोनों तरफ खेत थे। कुछ खेत कट चुके थे और कुछ में साग बोया हुआ था। सहसा दीदी चौंक कर बोली, वह देख मोर उधर कुएं के पास, इधर बहुत होते हैं, कभी कभी आश्रम में भी आ जाते हैं। पता नहीं इन सबको देखकर अब बहुत अच्छा लगता है। अब दीदी बच्चों के से उत्साह से बताने लगी कि कैसे मोर हाथ से दाना चुगते हैं, कैसे आश्रम के पीछे वाले निचाट मैदान में हिरनियों के झुंड आते हैं। जाड़े में सुनहरे और बैसाख जेठ में काले हो जाते हैं। तालाब पर सारस उतरते हैं। कुंडी ने जंगल में हिरण कभी नहीं देखे थे। उसने सोचा गर्मियों की छुट्टियों में आएगा। गोबर और मिट्टी की गंध हवा में आ गई। गांव नज़दीक था। जिस उत्साह से दीदी मोर, सारस, हिरन और भेड़ियों का जिक्र कर रही थी, उसी उत्साह से उन्होंने चौधरी के बारे में बताना शुरू किया कि यह आदमी बड़ा खूंखार है, पर आश्रम के लिए बहुत अच्छा। डाकुओं से बड़ा मेलजोल है। पहले आश्रम में बड़ा खतरा था, अब इसी के इशारे पर डाकू उधर से नहीं गुजरते। देखने में बिल्कुल सीधा मक्खन के लोंदे की तरह, लेकिन अपने सगे चाचा को मरवा दिया था इसने। अब तो कांग्रेसी है। पुलिस और पंचायत दोनों इसकी मुट्ठी में है। बड़ी माँ जी के पांव छूता है और दीदी को शांता लली कहता है। गांव के घर साफ थे, लेकिन रास्ते कीचड़ भरे थे। एक जगह तो बैलगाड़ी धंसते धंसते बची। चौधरी का घर आगे ईंटों का था, पीछे कच्चा। चबूतरी पर चौधरी साहब खड़े थे। आ गई लली, भैया भी साथ आओ। आ बता, छाछ पिएगा? चौधरी मक्खन तो नहीं, पर घी का लोंदा जरूर था। 50 पार कर चुका होगा। और एक मजे की बात थी, सिर के बाल काले थे पर रौबदार मूछें सफ़ेद। दीदी चौकी पर बैठ गई और कागज पत्तर समझाने लगी। वह बैलगाड़ी के पास खड़ा हो गया। खस के बोरे खुल गए और मिट्टी झाड़ झाड़ कर उनके पुले बनने लगी। जाट औरतें झड़ी हुई मिट्टी बटोर बटोर कर डलिया में, सूप में, आंचल में, जो मिला उसमें ले जाने लगी। मालूम हुआ इस मिट्टी से सिर धोती हैं। बीच बीच में दीदी और चौधरी की बातें भी कुन्नी के एक कान से सुनता जा रहा था। बात जायदाद वाले मुकदमे की थी। यह आश्रम असल में सेठ छगन लाल ने बनवाया था। गदर के कुछ साल बाद गढ़मुक्तेश्वर में उनकी आड़त थी, इटावा में आड़त थी, और उनकी नावें गंगा जी में बनारस पटना होते हुए बर्धमान तक जाती थी। फिर उनका रोजगार चौपट हुआ, सब बिखर गए। लावारिस जायदाद कलेक्टर ने बड़ी माँ जी को आश्रम के लिए दी। तब यह बुढ़ा सेठ आया, बोला आश्रम उनके वंश का है। होगा, चौधरी गरज के बोला। बाकी बहू तो पेशा करे है, जा गाँव के दो छोरे जाते हते, बाकी कनिया तो मैंने कही तो टांग तोड़ देऊंगा। दीदी की बातों से मालूम हुआ कि कई मशहूर गुंडे वहाँ आते हैं। बुढ़े सेठ ने धमकी दी है कि मुकदमे का फैसला जब होगा तब होगा, पहले फौजदारी करके आश्रम तो दखल कर लेंगे। चौधरी फिर गरजे। फिर बात यहीं ख़त्म हुई कि चौधरी के गांव से 8-10 आदमी आश्रम की ओर से गवाही देंगे और बुढ़े को चौधरी समझा देंगे कि अपनी हद में रहे, नहीं तो डाका कहीं और डलवा के माल उसके घर में से बरामद करवा देंगे। इस बीच में कुन्नी ने छाछ पी, बाजरे की खीलें खाई और मोर के पंख बीनता रहा। वह गांव देख रहा था और गांव के 6-7 बच्चे निसंकोच भाव से और 3-4 तरुण जाट औरतें कनखियों से कुन्नी का मुआयना कर रहे थे। अंत में दीदी ने उसे बुलाया। चौधरी ने बड़े स्नेह से पास बिठाकर कहा, लल्ली जैसी सीख सलाई है, भैया भी वैसो है। सूखी लकड़ी काऊ जाटनी के पल्ले पड़े तो मथानी बनाए के छाछ बिलोवेगी। और अपनी मजाक पर खुद ही ठटाकर हंसे। फिर बोले, जेठ में आइयो लल्ला, तो ये हिन्नी को बच्चे मंगवाए देंगे, पार लियो। बैलगाड़ी वापस चली तो गांव के मुहाने तक चौधरी पहुंचाने आए। फिर बोले, लली एक बात कहूँ, भूलेगी तो ना है? बड़ी माँ जी से बोलियो कि जावा मथुरा वाली छोरी है ना बिमला देवी, बस उनसे कहियो चौधरी पूछा था ते। बैलगाड़ी चली तो उसे झपकी आने लगी। उनिंदी में उसने देखा दीदी अनमनी सी मोर पंखी की लंबी सीकों को फंसा फंसा कर छोटा सा पंखा बना रही है। उसकी जो उम्र थी उसमें कौशार्य जिंदगी के विराट प्रसार के सामने खड़ा होकर बड़े बड़े सवाल पूछता है। उन सवालों का जवाब या तो मिलता ही नहीं, और या जवाब मिलता है तो अपने साथ उलझे हुए सवाल ले आता है। बेचैनी अपनी जगह बरकरार रहती है। बस चैन मिलता है जब छोटे छोटे सुख सहज रूप में आकर बड़े बड़े सवालों को भुला देते हैं। और ये छोटे छोटे सुख उसे नई
ताजगी दे रहे थे। इमली के हरे कच्चे कल्ले, क्यारियों में बहता पानी, दूध धुली देहाती हवा, बड़ी माँ जी का स्नेह, छोटे पंडित जी की मीठी बोली, दीदी की सुधरती तंदुरुस्ती, यूनिवर्सिटी, ट्यूशन और अम्मा की झड़करियों से अप्रत्याशित छुट्टी और सबसे बढ़कर खाने की थाली पर विमली की सहे सवार। विमली की शरारत भरी आंखें और चमकने लगी थी। जब वह भंडारे के चूल्हे से अलग छोटे चूल्हे पर बैठकर उसके लिए ताज़ा रोटी सेकती तो वह छिपकर उसकी गर्दन और कंधे की गोराई पर वह तिल देखता। विमली उठकर तरकारी लाती और झुककर परोसती तो सामने से जैसे गुलाबी झरने छूटने लगते। एक नया उल्लास उसके मन में लहर लेता। विमली जानती थी कभी कभी मक्खियाँ होती है तो वह पंखा लेकर बैठ जाती और जाने कैसे पंखा जलते समय उसकी कोहनी कूनी के कंधों से छू जाती। एक दिन बोली, अभी तिल रखे हैं, तिल के पुए बनाएं। तिल के? और कूनी ने बड़ी अर्थ भरी निगाह से उधर देखा। विमला का चूल्हे की आंच से तपा हुआ चेहरा और भी तांबई हो उठा। अरे अरे, ऐसे क्या देखते हो? कुनी का गला सूखने लगा, कुछ बोला नहीं। चलते समय एक बार चारों ओर देखकर भंडारे को सुना पाकर विमला एकदम पास आकर बोली, आप सीधे साधे नहीं हैं। मैंने तो सीधे से तिलों के पूरे के लिए पूछा था, पर आप चोरी से क्या देखते हैं? कुन्नी ने हिम्मत की, जो दिखाई पड़ जाए। हाय राम! एकदम उसने झटके से कसकर पल्ला लपेट लिया। क्या दिखाई पड़ता है? शांता बहन से बता दूंगी, सब चोर कहीं के। और चोर कहते हुए उसने शरारती आंखें और चमकाकर नीचे के ओठ ऐसे सिकोड़ा कि उसका मन हुआ, मगर उसी समय जी एकदम धड़ धड़ करने लगा। बिना रुके वह सीधे कार्यालय में भागकर अपने तख्त पर लेटा रहा। ऐसी बातें करने की उसकी हिम्मत कैसे पड़ गई? कहीं सचमुच दीदी से विमली ने कह दिया तो? पर वह जानता था कि विमली कहेगी नहीं। कैसे जानता था? ये सब बातें भला कैसे जानी जाती हैं? वह दिन भर कहीं नहीं गया। गर्म हवा के झोंके बबूल के बहुत पीले फूल उड़ा लाए थे कि और दरवाजे के सामने कभी वे फूल सिमट जाते, कभी बिखर जाते, जैसे पानी में बताशा डालने पर धीरे धीरे घुलता घुलता नीचे बैठ जाता है। शाम को फिर खाना खाने जाना है और शाम है कि होने ही कोई नहीं आ रही। जैसे तैसे शाम आई और वह भंडारे के दरवाजे पर जाकर फिर लौट आया। कहीं कोई जान गया तब? नहीं। जैत सिंह एक बार बुलाने आए तब जाए। जैत सिंह भी आज जाने कहाँ मर गया, आखिर गया। विमला आंखें चमकाकर एक बार मुस्कुराई, पीड़ा बिछाया, थाली लगाई और फुलके सेकने बैठ गई। फिर जाने कैसे वही कंधा सामने आ गया। पल्ला खिसक कर नीचे गिर पड़ा। और यह क्या? काले मोटे कद्दर का उठे कॉलर वाला ब्लाउज जो ठुड्डी तक गर्दन को ढाके था। विमला ने बहुत छिपी निगाह से उसके चेहरे की खींच देखी, फिर दुगने उत्साह से रोटियां सेकने लगी। उसने भी एक शब्द नहीं कहा, 2 रोटियां ज़्यादा ही खाई और चलते समय सुपारी लेना भी भूल गया। अकड़ना क्या कुन्नी को नहीं आता? लेकिन दूसरे दिन जब वही पहनावा था, ऊपर से विमला बेहद चुप थी। उसे खाया ही नहीं गया। 1-2 रोटी तोड़कर उठ गया। शाम को नहीं गया। जैत सिंह आया तो कहलवा दिया उसे भूख नहीं, और लालटेन जलाकर बुआ को चिट्ठी लिखने बैठ गया। 8 बजे आश्रम में सन्नाटा हो जाता था। कार्यालय की दीवार घड़ी ने 9 बजाए तो उसने लालटेन धीमी की और तकिए पर कोहनी टिकाकर बैठ गया। सन्नाटा चारों तरफ था, सिर्फ दीवार की घड़ी टिक टिक कर रही थी। दरवाज़ा खुला। पहले एक गोरा व पतला पाँव, फिर थाली वाला हाथ, फिर लालटेन वाला हाथ और फिर विमली का मुस्कुराता हुआ चेहरा। उल्टी शिक्षा का यही फल है। लड़कों को कोप भवन में बैठते तो सुना नहीं, लीजिए अब तो खाना खाइएगा। अब तो का मतलब उसने खुशी दबाते हुए स्वर को और रूखा बना लिया। मतलब यह है। उसने थाली स्टूल पर रख कर हल्के से कंधे पर से पल्ला हटाया। आधे आधे कंधों तक खुला बहुत चौड़े गले का ब्लाउज और एक गुलाबी आपा फूटी, फिर छट से पल्ला चारों ओर से ढक लिया। कोई कुछ पहने आपसे मतलब? खाना पीना छोड़कर बैठ गए? वाह रे वाह! कुन्नी का पूरा बदन झंझना आया, फिर जैसे सचमुच चोरी करते पकड़ा गया। शर्म से पानी पानी। खाइए ना, हाथ से कौर तोड़ कर खिलाऊं? कुन्नी ने तुरंत कौर तोड़ा और खाना शुरू किया। विमला पास ही खड़ी हो गई, इतने पास कि कुन्नी की कनपटियाँ उसके तन की गरमाई महसूस करने लगी। घड़ी की टिक टिक तेज थी या कुन्नी के दिल की, कहना कठिन था। खाना बहुत ही अच्छा लग रहा था, कौर मुंह में चल ही नहीं रहा था। आप जाइए, बहुत रात हो गई है, मैं खा लूँगा। और ना जाऊँ तो?
विमला आसनी डालकर उसके पाँव के पास बैठ गई। खा लीजिए, जैत सिंह गाँव में जनौर खाने गया है। थाली छोड़कर गई और सुबह क्लर्क जी ने कार्यालय में झूठन देखी तो विमली पर ही लाठी का अभ्यास होगा। हाय, आपके पाँव कितने गर्म हैं। उसका एक पाँव धोखे से विमला की बांह से छू गया। विमला ने उसे हथेली में ले लिया। अधकुतरा कौर थाली में छोड़कर कुन्नी का हाथ रुक गया। पाँव से एक बहुत बारीक जलती हुई ठंडक ऊपर चढ़ती हुई उसकी पलकों तक छा गई। उसने पहली बार विमला की ओर भरी निगाहों से देखा। विमला ने पाँव के नीचे से हथेली हटा ली और आंखें झुककर जमीन की ओर देखती हुई बोली, एक बात पूछूं, सच सच बताइएगा, आपको क्या अच्छा लगता है मुझ में। कुन्नी को काट कर रख दीजिए, उसके मुंह पर से जवाब नहीं निकल सकता। ऐसी बात क्यों क्या करने की होती है। जमीन की ही और मुंह किए विमला बोली, आप सुबह आधे पेट उठ गए, मैंने भी अन्न नहीं छुआ। अभी सब काम निपटाकर फिर आपके लिए यह पहनने जाना पड़ा। ऐसे किसी को उंगली पर नचाया जाता है। ऊपर से कितने सीधे दिखते हैं आप। सच, आपने सुबह से खाना नहीं खाया। अब कुन्नी के मुंह से बोल फूटा, मैं नहीं खाता, पहले आप खाइए। नहीं नहीं, बाद में नहीं, अभी मेरे सामने खाइए। नहीं मानेंगे आप, मैं बाद में खा लूँगी। नहीं, अभी लीजिए। विमली ने हाथ बढ़ाया और उसका अधकुतरा कौर मुंह में डाल लिया और फिर जैसे जाने किस आवेग में उसकी गोद में चेहरा छिपा लिया। अगले कौर कुन्नी ही बना बनाकर खिलाता रहा। विमला छोटी बच्ची की तरह दुबकी बैठी रही। सिर्फ दीवार घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। विमली, कुन्नी बोला। विमली ने बड़ी मुश्किल से बोझिल पलके उठाकर देखा। कुन्नी कुछ आगे कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। विमली उठी, थाली समेटी और बहुत भरे गले से बोली, सुना है आप लौटने की जल्दी कर रहे हैं। आप दीदी के कहने से ही रुकेंगे, मेरे कहने से नहीं। अभी मत जाइए, कसम है। अच्छा, कुन्नी बोला, रुकूंगा। फिर अगली छुट्टी होते ही बोली, हाँ ठीक है, सुबह देर में आइएगा खाने, तब भीड़ नहीं रहती। चलूँ अब को भवन में आटी पाटी लेकर सोइए, गिलाफ चादर उलट दूँ। उसकी आंखों की शरारत चलते चलते फिर लौट आई थी। कुन्नी अगली छुट्टी का हिसाब लगाने लगा। असल में विमली के कारण थोड़े ही। एक तो उसे गर्मी में हिरन देखने आना है, फिर बरसात में मोर, फिर जाड़ों में। वह बाहर निकलकर खड़ा हो गया। अंधेरे में डूबा हुआ आश्रम भी कितना सुंदर लगता है। कुइयां के पास एक तारा चमक रहा था। दीवार एक मखमली फ्रेम थी जिसमें आश्रम जड़ा हुआ था। तालाब में तारों की परछाइयाँ, रात में हवा में हिलते कनेर, फाटक के पास टिमटिमाती लालटेन, बबूल के झुंड में झुल्लियों का झनझनाना, नंगे पांव तले की ठंडी धरती। उसे लगा एक बारीक शीतल आंचल धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है और वह उसे धरती से जोड़ रहा है। एक से जुड़कर मनुष्य जैसे सबसे जुड़ने लगता है। कहाँ पढ़ा था उसने यह वाक्य। हवा का एक झोंका आया, पर उस पर उड़ते हुए दूर कहीं किसी गांव से ढोल के स्वर। शायद वही गांव होगा जहां जेत सिंह जनौर खाने गया है। सगुन असगुन में कभी विश्वास नहीं करता था, लेकिन सगुन होते जरूर हैं। नहीं तो इस वक्त ढोल के स्वर का क्या मतलब। धप धप जैसे किसी के पांव पटकने की आवाज आई। उसने चौंक कर चारों ओर देखा, कहीं कोई नहीं था। खटाक जैसे कोई बर्तन दीवार से टकराया और कुछ हाफने किसी आवाज। ओ, शायद बैल होंगे, सानी खा रहे होंगे। लेकिन अंधेरे में कुछ हिल रहा है। हाँ, बड़े पंडित जी के छप्पर की दीवार के पास कोई है। धौरा झुका हुआ, पाँव डगमगाते हुए, हाथ में कोई लंबा सा बर्तन। माधव तो नहीं है। कौन है, उसने कांपते गले से आवाज़ दी। वह रुका, धीरे धीरे मुड़ा। कुन्नी ने देखा कोई बूढ़ा सा चेहरा गर्दन से कांपता हुआ। अंधेरे में भी देखा, जैसे दो आंखें कुन्नी को एकटक देख रही थी। फिर वही डगमगाती टांगें, दोहरा झुका हुआ बदन, मुड़ा छप्पर के पीछे चला गया। कुन्नी की जबान तालू से चिपक गई। क्या करे, छोटे पंडित जी को जगाए। क्या उसने ठीक से देखा था। कहीं माधव से मिलकर बुढ़ा सेठ या उसकी बहू कोई शरारत तो नहीं कर रहे। वह अंदर जाकर भाई जी की एक लाठी ले आया और लालटेन दबे पांव गया। छप्पर के पीछे कोई नहीं था, शायद भ्रम ही हो। लौटकर उसने अंदर से कुंडी बंद कर ली। कुछ देर पहले जहां अंधेरा था वहां भी जैसे विमले के बदन की उजास बिखर गई थी। अब लालटेन की चिमनी भी अंधेरे में डूबती लगने लगी। एक बार उसने खिड़की से झांका, सब शांत था, कहीं कुछ नहीं। सचमुच केवल भ्रम ही था, एक अज्ञात भय जो अक्सर उसे बहुत रस भरे क्षणों में व्याप जाता है। उसने आंखें बंद कर ली और गोद में दुबका हुआ विमली का चेहरा फिर से महसूस करने की कोशिश करने लगा। कौर खिलाते समय उसकी उंगलियों ने नीचे से उस ओठ को छुआ था।
जिसने चोर कहा था। गीला, बहुत मुलायम, कांपता हुआ होठ। अगर उसके होठ उंगलियां होते तो उसका सारा बदन कांप उठा। दूर एक डरी हुई चीख, शायद विमली की। उसने घबराकर आंखें खोल दी। कुछ नहीं, सिर्फ दीवार घड़ी टिक टिक कर रही थी। सवेरा वैसा ही था जैसा हर ऐसे अनुभव की रात के बाद का सवेरा होता है। धूप कुछ और उजली हो उठती है, फूल कुछ और मुखर हो उठते हैं, बदन में अजीब आलस मिली फुर्ती। छोटे पंडित जी छप्पर के आगे बैठे हुए रात का आया अखबार पढ़ रहे थे। छोटी कन्याओं का स्नान दिन था। कुएं पर काफी घमासान मचा हुआ था। कुन्नी के मन में उससे भी ज्यादा दुख हो या सुख, भय या सुकून, वह दीदी से बातें किए बिना कैसे रह सकता था। लेकिन यह बात भला उसके मुंह से निकलेगी कैसे? फिर पता नहीं, यह कुछ गलत तो नहीं हुआ? यह क्या उलझता जा रहा है? वह आश्रम से चले जाना ही ठीक है। उसकी वजह से किसी ने दीदी को कुछ कह दिया तो? वह हाथ मुंह धोकर दाईं ओर वाले दरवाजे के पास गया कि दीदी को बुलाए तो देखा दीदी बाहरी पेड़ के नीचे टाट बिछाए बैठी है। क्या यहाँ बैठकर पूजा करती है? आखिर बात क्या करेगा? उसने जो रात बुआ को खत लिखा था वह ले गया। दीदी शांत भाव से पत्र पढ़ने लगी। उसने गौर से देखा, दीदी के चेहरे पर स्थिरता आ रही है। पहले से अधिक खींचता है वह चेहरा। अंतिम अंश पढ़कर खिल उठी। तो तू ठहर रहा है, बहुत राजा भाई है। पर दीदी सोचता हूँ शायद ठहरना ठीक नहीं। हाँ, ठीक क्यों होगा? मैं जो तेरे आने से खुश हूँ, वह तुझसे क्यों देखा जाएगा भला? कुन्नी ने दीदी की गोद में हाथ रख दिया, गोया हाथ होंठ हो जो सारी बातें दीदी को बता देंगे। मुश्किल यह थी कि वह बोल भी नहीं सकता था और बिना बोले रहा भी नहीं जा रहा था। दीदी तुझे मालूम है कल रात? उसका गला सूखने लगा। कल रात? क्या हुआ कल रात? दीदी ने पूछा। नहीं, कुछ नहीं। कल रात बड़ा डर लगा मुझे। मैं बाहर निकल कर खड़ा था तो मुझे लगा कोई आदमी हाथ में बर्तन लिए छप्पर के पास है। मैंने पूछा कौन है, पर बोला नहीं। टांग अलग कांपती थी, सिर अलग। मैं लालटेन लेकर आया पर कोई नहीं था। हाथ में लंबा सा बर्तन था? दीदी ने पूछा। हाँ। हाय रे, लगता है जैत सिंह कल था नहीं तो भूखे रह गए बेचारे। बर्तन लेकर खाना लेने आए होंगे पर भंडारा बंद होगा। कौन था? क्या सचमुच कोई था? अरे बड़े वानप्रस्थ जी रहे होंगे। बुढ़े से थे ना, पाँव ठीक से चल नहीं पाते। उन्हें मना भी नहीं है कमरे से बाहर ना निकले, पर बरसों बीत गए हैं वहीं अंधेरे में पड़े रहते हैं। मगर क्यों निकलते क्यों नहीं? बड़ी माँ जी का सख्त हुक्म है भैया। असल में, कहते कहते दीदी रुक गई। कहना नहीं किसी को कि वे निकलकर उधर गए थे, समझ गए ना? लेकिन नहीं, हर बात जानने से नहीं होती। निकलना मना है इसलिए नहीं निकलते बस। तू खत भाई जी को दे आ, ठीक टाइम पर डलवा देंगे। मैं जाती हूँ, उन्हें कुछ खाने को दे आऊँ। भूखे पड़े होंगे पर मांगने नहीं आएंगे। शांति तो सच बात यह है कि गोस्वामी जी के पास मिलती थी। क्यों, वह यह भी नहीं जानता, क्योंकि विचित्र बात यह थी कि उनके सोचने का ढंग हर बात को भगवान से जोड़ देने का सहज समाधान। यहाँ तक कि उनकी शब्दावली भी उसके सारे मिजाज के साथ उसका मिजान नहीं बैठता था। लेकिन यह जरूर है कि उनसे बात करने के बाद मन के आगे सोचने की नई दिशाएं खुल जाती थी। खालीपन भरने लगता। वैसे यह अकस्मात छा जाने वाली उदासी और खालीपन उसी की बीमारी थी या इस उम्र में होती है, वह भी उसे नहीं मालूम। अब इसी समय कोई कारण तो नहीं था। रात की अनुभूतियों से मिठाया हुआ मन सहसा क्यों उद्विग्न हो उठा? कोई कारण तो पूछे। नहीं रहा गया तो गोस्वामी जी के पास ही चला गया। गोस्वामी जी ने उसका सवाल सुना तो सहज मुस्कुरा कर बोले, ओहो कुंदन जी, आपको तो शांकरी चिंता व्याप रही है। लक्षण तो महापुरुषों के हैं। शांकरी चिंता नहीं समझे आप पूछ रहे हैं ना कि आपकी समझ में नहीं आता कि यह आश्रम की दुनिया अलग ही दुनिया है। यहाँ क्यों हैं आपका इससे क्या लगाव? कुछ भी लगाव नहीं, फिर भी इसमें उलझते क्यों जा रहे हैं? बस यही है शांकरी चिंता, समझिए। शंकराचार्य के बारे में तो दर्शन कक्षा में पढ़ा होगा। ऐसे ही आपकी तरह बैठे बैठे एक दिन पूछने लगी। अरे आपकी उम्र तक तो इसी सवाल को पूछते पूछते भारत भर की दिग्विजय कराए। यह प्रश्न उठाए तो अब आप दिग्विजय के लिए निकले बिना थोड़े ही मानेंगे। बैलगाड़ी जुतवाऊं या पद यात्रा पर ही निकलेंगे? कुन्नी हंसा। छोटे पंडित जी का व्यंग भी इतना स्नेही पगा होता है ना। बोला, अच्छा मजाक जाने दीजिए, एक बात बताइए,
दुनिया में हर आदमी का अपना अलग दुख होता है, वह उससे खुद ही उलझता है, खुद ही उससे छूट सकता है, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन फिर सहसा कभी कभी आप क्यों अपराधी महसूस करने लगते हैं? आपको यह क्यों लगने लगता है कि अच्छा, शंकर और बुध दोनों साथ साथ? पंडित जी बात काट कर बोले, यह दुख वाली चिंता तो गौतम बुद्ध की थी भैया जी, उसका समाधान तो किसी सुजाता की खीर है। बोधि वृक्ष तो है नहीं यहाँ, यही जैत सिंह की इमली है, बैठ जाइए इसके नीचे, कोई सुजाता स्नान करके खीर खिलाने आ जाएगी। बस जरा बड़ी माँ जी का डर है, अनुशासन में भी बड़ी कठोर है। गोस्वामी जी उसकी ओर देखकर मुस्कुराए। या किसी सुजाता की खीर खाकर यह दुर्दर्शन जागा है? क्षण से जैसे कोई आघात लगा हो और कुन्नी वास्तविकता में आ गया। तो कहीं उसकी यह उद्विग्नता कल रात के प्रसंग की प्रतिक्रिया तो नहीं, एक दबा हुआ भय प्रवाद का, या बूढ़े वानप्रस्थी की छाया का, उस अज्ञात रहस्य का? दीदी की निकटता से यह वह आश्वासन लेने गया हो जैसे। गोस्वामी जी कुछ सोचते रहे, फिर बोले, लेकिन भैया अब आपसे मन की एक बात बताऊं। हम किसी के दुख के सहभागी हो सकते हैं या दुख से मुक्त कर सकते हैं, यही हमारा दायित्व है। मुझे लगता है यह भी मन की सुखद आत्मवंचना होती है। हर मनुष्य के दुख अपने चारों ओर पाल लेता है और उससे बड़े सुख से रहने लगता है। वह दुख को छोड़ना नहीं चाहता। मैं बेचारा दुखी हूँ, यह एक बात उसे 100 दूसरी जिम्मेदारियों से मुक्त कर देती है। अपने दुख को छोड़कर पूरे खुले सुखी मन से जीना बड़ी हिम्मत की बात है। हाँ, या शायद यह दूसरी प्रवंचना होती है। कुंदन जी, मैं एक ही बात जानता हूँ कि मैं अभी कुछ नहीं जानता। आपसे बात कर रहा हूँ तो याद भी आ गया, वरना सब भूले रहता हूँ। हाँ, कभी विमली सामने पड़ जाती है तो याद आ जाता है। आपको तो विमली का प्रसंग मालूम है। जब बहुत प्रवाद बढ़ा तो एक बार मन में आया सब छोड़कर दीक्षा ले लूँ, चटाई लेकर कहीं जमुना किनारे बैठ जाऊँ। लेकिन आपकी भाभी हैं, 2 बच्चे हैं, आकर यहाँ चाकरी करने लगा। अब बातें और प्रगाढ़ होने लगी। दोनों के बीच एक ऐसा अंतरंग अनुभव उभर आया जिसमें दोनों सहभागी थे, यानी विमली। पंडित जी इलायची वाली पोटली ले आए। उसे देकर एक इलायची खुद मुंह में रखते हुए बोले, कभी कभी सोचता हूँ यहीं क्यों आया। आचार्य परीक्षा कर ली है, कहीं भी जा सकता था, पर लगता है मनुष्य जहाँ से आघात पाता है अपने उस दुख के बिंदु से अलग नहीं होना चाहता। इस विमली को भी माँ जी ने कितना चाहा कहीं और रख दे। चौधरी से मिलने गए थे आप? वह इसे ग्राम सेविका रखवाना चाहता था, नहीं गई। मुझसे बात भी नहीं होती कभी, पर मुझे दिखाकर औरों से बहुत हंसकर बहुत ममता से बातें करती है। समझती है इससे मुझे आघात पहुंचाएगी। मैं सोचता हूँ पगली सचमुच कहीं उलझ जाए तो कम से कम मेरे अपराध से मुझे छुटकारा तो मिले। क्या गोस्वामी जी को यह मालूम था कि यह बात कहकर कुन्नी के मन में कहीं आघात पहुंचा रहे हैं? संशय पैदा कर देना कोई कम बड़ा आघात तो नहीं, कुन्नी सोचने लगा था। तो क्या कल का सब कुछ कुन्नी को सुख देने के लिए नहीं, छोटे पंडित जी को आघात पहुंचाने का आयोजन था? पर उसे विश्वास नहीं हो रहा था। उसकी उंगलियों पर उस मुलायम गीले होठ का स्पर्श अब भी सजीव था। गोस्वामी जी को बोला, क्या मालूम? उसने पूछा, आप अपराधी क्यों? आपने तो विमली को बचाया था। पता नहीं भैया, बचाया या दुख में डाल दिया। वह तो यही कहती है। वह भागी, उस पर अत्याचार हुआ, बच्चा गया, फिर बेची गई, पर तब तक उसे कुछ होश ही नहीं था। मुझे जानने के बाद जब उसने अपने को जाना तब मेरे पैर पकड़कर बोली कि दासी बनकर रहूंगी पर तुमसे अलग नहीं रहूंगी। और आपकी भाभी के पास जाकर उसके पांव पकड़ लिए। मैं डर गया था भैया, बहाना बनाकर यहाँ ले आया और बड़ी माँ जी ने सारी बात जानकर इसे समझाया। लेकिन क्या इसकी भटकन खत्म हुई? कुन्नी उठा, तब भी गोस्वामी जी अपने में डूबे हुए थे। बोले, शांता बहन से मैंने कभी नहीं कहा, लेकिन लगता है वे समझती हैं, इसलिए आपसे कह दिया। विमली से कुछ मत कहिएगा कभी। और एक इलायची ले लीजिए। इलायची ले ली। खाली खाली मन लेकर गया था और बोझ सा लेकर चला आया। भंडारे में आज विमली मिलेगी तो क्या बात करेगा। देर हो चुकी थी पर भंडार घर में ज़्यादा रौनक थी। बड़ी माँ जी आज खुद मौजूद थी, दीदी भी थी। देख भैया, आज तेरे लिए माँ जी ने खुद मीठी रोटी बनाई है। विमली सिल पर चटनी पीस रही थी। माँ जी ने रोटियां खुद परोसी और बोली, शांता ने बताया कि तुम रुक रहे हो बेटा, तो मैंने कहा कुछ मीठा बन जाए। आश्रम में और क्या मीठा, इसी मीठी रोटी से मुंह मीठा कर लो, माँ का मन खुश हो जाएगा। चलो तुम्हें आश्रम भाया तो?
माँ जी, यह तो किसी भी मिठाई से ज़्यादा सौंधी है। हाँ, बुआ को लिख दिया है कि घर पर कह दे कि अभी यहीं रहूँगा, पर फिर सोचता हूँ कि यहाँ बिना काम काज के क्या पड़ा रहूँ। उसने बहुत बोझिल मन से कहा। काम काज? बेटा, ये शांता का घर है तो क्या तुम्हारा नहीं? घर में कामकाज ही जरूरी है। और कामकाज क्या है? डंडे बजा। भाई जी के डंडे कार्यालय में रखे ही हैं, दीदी बोली। घर में क्या कामकाज करता है डंडे बजाने के अलावा? सुबह कह चुका है रुकेगा, अब क्या मनुहार कराना चाहता है? ये अभी जाना चाहे तो ऊँट गाड़ी मंडी लौट रही है, उसी में गद्दी लगवा दे, विमली बोली। क्यों तुम लोग बकवास करती हो? माँ जी ने मीठी डांट बताई। उसे रोटी तो दे। बेटा, यह आंवले की चटनी कैसी है? माँ जी थोड़ी चटनी परसकर उठ खड़ी हुई। रहट पर एक बैल गिर पड़ा था, उसे देखना था। बड़ी माँ जी आश्रम के एक एक पशु पक्षी की देखभाल खुद करती थी। विमली ने दीदी की थाली भी लगा दी, लेकिन संकोचवश आज खुद पंखा लेकर नहीं बैठी, अंदर कुछ लेने चली गई। वह उठकर खुद ही हाथ धोने लगा, चलने लगा, तब भी विमली अंदर ही थी। दरवाजे तक पहुंचा होगा कि विमली भागी भागी आई। अरे सुपारी तो ले लीजिए। सुपारी दी और देते समय दीदी की निगाह बचाकर उसकी जेब में एक कागज ठूस दिया। कार्यालय में आकर उसने कागज खोला। आप जाने को क्यों कह रहे हैं? आपने तो रात को तो वादा किया था। क्या छोटे पंडित जी ने कुछ कहा है? सवेरे आप उनके पास थे, मुझे मालूम है। रात मुझे थाली लेकर जाते देखा था। उनका विश्वास मत करिए, झूठे हैं। पंडितानी से डरते हैं और वहाँ पंडितानी ही पाठशाला से निकलवा दिया। मैं क्या करूँ? बाकी सब बात झूठ बोलते हैं। आप जाइएगा मत, विमली की कसम। कागज फाड़ दीजिएगा याद से। उसने एक बार पढ़ा, दो बार पढ़ा, फाड़ा नहीं। संदूक खोला रखने के लिए, फिर पता नहीं क्या सोचकर कागज फाड़ दिया। देर तक बैठा उसके छोटे छोटे टुकड़े के भी टुकड़े करता रहा। मौसम बदल गया था देखते देखते। हवा सूखी और गर्म हो चली थी। झोंकों में धूल के साथ साथ एक चीज और उड़ती हुई आती थी। सेमल की रुई के छोटे छोटे भुएं खिड़की के रास्ते कमरे में आ जाते और दीवार से छप्पर तक भटकते रहते। गुमसुम सा बैठा हुआ कुन्नी कभी कभी उन्हें पकड़ने की कोशिश करता। पकड़ाई में आना मुश्किल था। दिन चढ़ते ही दोपहर का सूनापन व्याप्त हो जाता। ककड़ियां आने लगी थी। हालांकि घर की तरह गंगा के कछार वाली पतली और मुलायम नहीं, काफी बड़ी और सख्त। माँ जी ने उसे ककड़ियों का रायता बनाकर खिलाया था। अब अक्सर माँ जी या दीदी भंडारे में रहती थी। छोटी पंडितानी गांव में लौट आई थी। गोस्वामी जी भी कटे कटे से रहने लगे थे। जाने क्यों घूम फिरकर वह उधर पहुंच जाता जहां खस वाला काली मिट्टी का बड़ा सूखा तालाब था, जिसके किनारे बैल बंधे रहते थे। उस दिन जो बैल गिरा था उसके अगले पैर की हड्डी में जरब आ गया और वह ठीक से खड़ा नहीं हो पाता था। बड़ी माँ जी 2-3 दिन में एक बार जाकर खुद उसका पैर मलती थी और कोई भी पास जाए तो वह सींग चलाता था। कुन्नी अक्सर वहां जाकर खड़ा हो जाता। बूढ़ा बीमार बैल अपनी उदास आंखों से उसे देखता रहता। एक बार वह ककड़ी ले गया। उसने सूंघकर छोड़ दी, फिर कुन्नी की ओर देखने लगा। कुन्नी को लगा किसी रहस्यमय ढंग से अब यही एक जगह है जहाँ दुख में वह शामिल है। बाकी सब जगह दुख को मन के अंदर लेकर लोगों के मन के कपाट बंद कर दिए, और उसकी दीदी ने भी। वह फिर ठहरा क्यों है? किस डोर ने इसे बांध रखा है? यही उसकी भेंट बड़े वानप्रस्थी जी से हुई थी। हालांकि जैसे हुई वैसे ना होती तो अच्छा हुआ। माँ जी बहुत जोर जोर से बिगड़ रही थी। उसके हाथ में 2 रोटियां थी और बूढ़े वानप्रस्थी कांपते पांव से और भी कांपते हुए सिर झुकाए खड़े थे। उसके पहुंचते ही बड़ी माँ जी का स्वर थोड़ा धीमा हो गया और बोली, भला बताइए, कोई बात हुई? मैं कहीं कहीं से भीख मांगकर आश्रम के लिए अन्न जुटाती हूँ और यहाँ घी चिपड़कर रोटियां बैल के आगे फेंकी जा रही हैं। नहीं खाना है तो पहले कहलवा देते। बुढ़ापा बहुतों का देखा है, पर यहाँ तो अक्ल बिल्कुल मारी गई है। ना देखो तो 10 आदमी कहेंगे कि उसका ख्याल नहीं रखती। आपका दिमाग ठीक नहीं, शरीर नहीं चलता तो कमरे में बैठो, मैं कहाँ कहाँ देखती फिरूं। वह उल्टे पांव लौट आया, पर मुड़कर बूढ़े को देखता रहा। शरीर पूरा टेढ़ा मेढ़ा हो चुका था, पर चेहरा अभी भी सुकुमार था। खाल जो झूल आई थी कभी बहुत गोरी रही होगी। आंखों में नीलापन था, पर जैसे अंदर की जोत बुझ सी गई थी। उन्होंने एक बार आंखें उठाकर कुन्नी की ओर देखा। पुतलियां ठहराने में भी जैसे कष्ट हो रहा था और निगाह जैसे कुन्नी के पार किसी शून्य को देख रही थी। माँ जी चली गई तो कुन्नी गया। कमरे की खिड़कियां जैसे बरसों से बंद होकर जाम हो गई। अंधेरा और सीलन, एक विचित्र प्रकार की बदबू। एक टिफिन कैरियर था, वही लंबा बर्तन जो कुन्नी ने रात में देखा था। उसके कटोरे में दाल, तरकारियां और रोटी पड़ी थी। लगता था उन्होंने बाद में रहा खाना भी नहीं खाया था। मेरा नाम कुंदन है, शांता जी मेरी दीदी हैं, उसने कहा।
हिलता हुआ बूढ़ा सिर थोड़ा और हिलाकर फिर बहुत दबे स्वर में बोला, जाइए आप जाइए, नमस्कार। कुन्नी लौटा नहीं, वहीं बैठ गया। जैसे आक्रमण के डर से कछुआ अपनी गर्दन और पांव अंदर समेटकर बैठ जाता है, वैसे ही वह बिल्कुल चुप होकर सहमे बैठे रहे। धीरे धीरे खुले, ठीक कहती है प्रेमा देवी, मैं तो पापी हूँ, इस आश्रम के लायक नहीं, पर अब जाऊँ कहाँ? नहीं, मुझे क्यों बुरा लगेगा? प्रेमा जी मुझे बहुत मानती हैं, सदा मानती थी, मैंने ही इन्हें पढ़ाया। मैंने ही कहा कि भगवान ने बच्चे देकर छीन लिए, तो क्या तुम पाठशाला खोलो, सब बच्चों को अपना लो। मैंने समाज सेवा में इसका चित लगाया, अब भगवान ने यश दिया, मुझसे शक्ति छीन ली, मैं कुछ सहायता नहीं कर पाता, उल्टे बाधा पैदा करता हूँ। क्रोध बस गया है चित्त में। कहाँ क्या कह दूँ? ठीक ठीक ही मना करती है कि लोगों से मत मिलो। काम क्रोध दोनों विकार है। पहले काम का दास था, अब वह नहीं रहा तो क्रोध ने दबा लिया। भगवान से बहुत प्रार्थना करता हूँ क्रोध से मुक्त करो। नहीं बर्दाश्त होता तो क्रोध दबाने के लिए कभी कभी तंबाकू खा लेता हूँ। माधव है ना, चुपके से सेठानी की बहू से लाकर दे जाता है। मैं जानता हूँ बुरी बात है, प्रेमा जी को पता चल गया तो मेरे पास से सब पैसे हटा दिए। अब कभी जैत सिंह से मांग लेता हूँ, कितनी बुरी बात है। मांगना तो कितनी ही बुरी बात है। प्रेमा जी ठीक ही नाराज होती है। कुन्नी को पहली बार मालूम हुआ कि बड़ी माँ जी का नाम प्रेमा देवी है। बाकी बातें लौटते हुए छोटी पंडितानी से मालूम हुई। उधर से जा रहा था तो गोस्वामी जी बोले, बड़े वानप्रस्थी जी के पास से आ रहे हो? हाँ, बड़े कष्ट में है बेचारे। होंगे ही। पंडितानी तमक के बोली, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। बड़े वकील थे, बड़ा पैसा था, तो क्या भगवान को भूल जाए आदमी। बड़ी माँ जी शिक्षा के काम में लग गई, नहीं देखभाल कर पाई तो लगे इधर उधर चारा डालने। आखिर सब ने धता बताई, जिसे साध भावर फिराकर लाए थे वही काम आई। फिर भी क्रोध तो चढ़ा है तो वही तबाही बकने से बाज नहीं आते। मर्द की जात हो गई ही ऐसी है। और आग्नेय दृष्टि गोस्वामी जी पर डालकर अंदर चली गई। गोस्वामी जी शांत भाव से बोले, आपको तो माँ जी कुछ कहेंगी नहीं, कभी कभी उनके पास बैठ लिया कीजिए, बड़े भले हैं। पहले तो खाना भी खुद पकाते थे, कभी कभी मीठे चावल बनाते थे, हम सबको थोड़ा थोड़ा बांट जाते थे। अब तो 2 बरस से वह भी नहीं। दीदी से उसने सीधे पूछा, बड़ी माँ जी का व्यवहार उन्हीं से ऐसा है? क्यों है हर वक्त झिड़कियाँ? बाकी सबसे तो इतनी ममता। मैं नहीं जानती कुन्नी, कुछ गांठ होगी उनके बीच, और अब मैं यह सब सोचती भी नहीं। इतना जरूर सुना था कि किसी से कि कोई डिप्टी डायरेक्टर था शिक्षा का, उसने बड़ी माँ को बहुत ग्रांट वगैरह दिलवाई थी। कुछ अखबारों में ऐसी वैसी बातें भी छपी थी, मगर कौन जानता था कि सच क्या है। बूढ़े वानप्रस्थी जी का एक भतीजा है कनाडा में, इन्हें ले जाने को तैयार था, पर ये कहने लगे अब आयु का 3रा चरण है, वानप्रस्थ धारण कर पत्नी के पास ईश्वर चिंतन करूंगा। सुनते हैं सन्यास में पत्नी को भी छोड़ना पड़ता है, तो सन्यास भी नहीं लिया। वे जाने उनका काम जाने। कुन्नी शाम को बड़ी देर तक सोचता रहा, क्या गोस्वामी जी सच कहते थे कि दुख की लक्ष्मण रेखा बनाकर मनुष्य उसमें घिरकर स्वेच्छा से बैठ जाता है? लेकिन क्यों? एक दिन वह गया तो बड़े वानप्रस्थी जी अपने पाँव में कोई गाढ़ा गाढ़ा काला तेल मल रहे थे। उसने कहा, लाइए मैं मल दूं, तो प्रतिवाद नहीं किया। चिपचिपा तेल, शायद उसी की दुर्गंधी जो कमरे में उसे पहले ही दिन महसूस हुई। क्या प्रेमा जी आ गई? तुमने देखा? बड़ी माँ जी सुबह स्टेशन गई थी, कोई बिल्टी छुड़ाकर साथ लानी थी। राह में चौधरी के गांव भी जाना था, शाम को आने वाली थी, पर हर 10 मिनट पर पूछती, अभी नहीं आई, पता लगाओ। यहाँ तो सैकड़ों दुश्मन है, जेत सिंह गया है या नहीं? कुन्नी को समझ में नहीं आया, जिसके सामने इनकी जबान तालू से चिपक जाती है उससे इतना मोह क्यों? मालिश से उन्हें बहुत आराम मिला। आशीर्वाद देकर बोले, यह मेरा टिफ़िन है ना, यह असल में कुकर है, जानते हो? नीचे के खाने में कोयला सुलगाकर इसमें 15 मिनट में खाना पक जाता है। मीठे चावल बनाऊंगा बेटा तुम्हारे लिए, यहाँ आश्रम में सबको बहुत पसंद है। लेकिन प्रेमा नाराज होती है, कहती है भंडार में सब बनता है, जरूरत क्या है? ठीक कहती है, उनको तो सब देना होता है, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं करता। आपको मेरे आने से बुरा नहीं लगता? कुन्नी ने कहा, नहीं बेटा, मुझसे तो कोई बात ही नहीं करता, बहुत जी करता है पहले, फिर तो बात करना भूल गया। हमारे बेटा होता तो तुमसे बड़ा होता, पर वही कौन आकर बातें करता। मेरा दिमाग भी काम नहीं करता, क्रोध ऊपर से मुझे बहुत आता है। कुंदन जी हैं? दरवाजे पर विमला खड़ी थी। सुनिए, शांता बहन ढूंढ रही है आपको, घर से कोई तार आया है। कुंदन उठ खड़ा हुआ। विमला ने निकलते निकलते उसकी एक उंगली अपने हाथ में दबाकर बहुत मुलायमियत से पूछा, मुझसे नाराज क्यों हो गए आप? उसके बाद नहीं आई इसलिए? असल में गोस्वामी जी की वह आ गई है ना, बड़ी कपटीन है, एक की 10 लगाती है, पर आऊँगी एक दिन, बस अब तो ठीक। कुंदन का मन मुलायम हुआ है, खुली बाह पर हल्के से हाथ रखकर बोला, ईश्वर जानता है मैं नाराज नहीं हूँ। फिर मुस्कुराकर बोला,
एक तिल भर भी नाराज नहीं हूँ। हाय राम, विमला खिलाई, लेकिन शांता बहन के पास पहुंचकर तार का मजमून सुनकर बुझ गई। पिताजी का तार था। यूनिवर्सिटी सोमवार को खुल रही है, तुरंत आओ। पूरी शाम तैयारियों में बीती। दिन ढलने से पहले ही माँ जी आ गई। दूसरे दिन दोपहर को गाड़ी छूटती थी, बस उसके बाद आती थी। माँ जी ने चौधरी के यहाँ छोटे वानप्रस्थ जी को भिजवा दिया कि तांगा भेज दे अपना। भंडारे में कहलवाया मठरियाँ बनवा दी जाए साथ के लिए। दीदी धोबी के यहाँ से धुलकर आए कपड़े तय कर संदूक ठीक करने लगी, और वह अनमना सा कभी कुइयाँ, कभी कनेर की क्यारी, कभी काली मिट्टी वाले तालाब के पास भटकता रहा। जैत सिंह शाम को उसकी और दीदी की थाली लगाकर कार्यालय में ही ले आया। दीदी उसकी दाल में ढेर सा घी डाल देती और ममता से देखती हुई बोली, भैया जब आया था तो मुझे लगा क्यों आया तू, अब जा रहा है तो लग रहा है क्यों जा रहा है। अभी भी कहे तो मामा जी को लिख दूँ कि हफ्ते भर बाद भेजूंगी। नहीं दीदी, अब जाना चाहिए, छुट्टियाँ होती ही आ जाना, आएगा ना। नहीं दीदी, तुम कहोगी हिरन और मोर और भेड़िया सब बेकार है। दीदी एक बात पूछूं, तुम्हें यहाँ क्या अच्छा लगता है? तुम्हारा क्या मेल इन सब से? सच सच बोलना दीदी। दीदी ने गहरी सांस ली। नहीं, कोई मेल नहीं, शायद इसलिए। थोड़ी देर चुप रही। लालटेन की पीली मध्यम रोशनी में बहुत उदास लग रहा था उनका चेहरा। मैं कैसे समझाऊं मेरे मन की क्या हालत है? यह जो पीछे निचाट मैदान है, हाँ उसमें हिरन आते हैं, पुलिया के नीचे भेड़िया, यह सब सुन लिया। नहीं, वह बात नहीं। वहाँ एक जगह से तार के खंभे गुजरते हैं, पता नहीं कहाँ से आते हैं। 50 मील दूर गांव खेत के पार से, पहले छोटे फिर बड़े फिर बड़े, फिर सड़क पार कर दूसरी ओर के मैदान में छोटे और छोटे होते होते ओझल हो जाते हैं। मैं एक दिन शाम को उधर गई, बड़ी देर तक खड़ी देखती रही। खंबे के पास गई तो उसमें झनझन की आवाज़ आ रही थी। मुझे लगा ऊपर तार में से संदेश आ जा रहे हैं। यह उनकी आवाज़ है। किसी ने किसी को तार दिया, आ जाओ। किसी ने बधाई भेजी होगी, किसी ने शोक समाचार, किसी ने लिखा होगा आ रहा हूँ। सबका एक स्वर झनझन। मैं बड़ी देर तक कंबे से पीठ टिकाए आंखें मूंदे खड़ी रही। कोई संदेश मेरे लिए नहीं था। सब मुझ पर से उड़ते चले जा रहे थे। यहाँ भी भैया मैं कंबे पे पीठ से टिकाए आंखें मूंदे चुपचाप खड़ी हूँ। किस तार से कौन किससे जुड़ा है, किससे अलग है? किसी की बात किस तक पहुँच रही है या नहीं पहुँच रही? बातें घुल मिलकर एक निरर्थक झंझन बन गई। मैं कुछ नहीं जानती। शब्द कितने खतरनाक होते हैं, उनका अर्थ समझना, उन पर विश्वास करना कितना तोड़ जाता है। तुम्हें तो सब मालूम है भैया, मैं यह सब दोबारा नहीं महसूस करती। ऐसे ही खुश हूँ, बहुत खुश। लेकिन यह कब तक चलेगा दीदी? उसके बाद? जब तक चलेगा तब तक सही। उसके बाद आगे कहीं चल दूँगी, पर लौटूंगी नहीं। माँ को कोई झूठा आसरा मत दिलाना। मैं जानती हूँ आगे रहा नहीं है, मगर पीछे भी कहाँ है। कुन्नी का मन भर आया। शायद अब वह भी दीदी के लिए निरर्थक है। शायद सबके लिए निरर्थक है। दीदी समझ गई, जाने कैसे। हंसकर उसका मुंह अपनी ओर मोड़कर प्यार से बोली, अगर बंदर राम तुम किसी दूसरे शहर में नौकरी करोगे और कोई लेडी बंदर राम ले आओगे तो शायद कभी तुम्हारे पास भी आकर रह जाऊं। कुन्नी कुछ नहीं बोला, चुपचाप बेमतलब संदूक खोलता बंद करता रहा। फिर बहुत हिम्मत साध कर बोला, दीदी एक बात कहूँ? उस रात की बात मैंने तुम्हें नहीं बताई थी, जब मैं डर गया था। दीदी मैंने आधी बात बताई थी। कुन्नी ने ठहरकर दीदी के चेहरे की ओर देखा। वहाँ कोई भाव नहीं था। जमीन की ओर देखते हुए बोली, अच्छा हुआ तूने जिक्र कर दिया, नहीं तो मेरे मन पर बोझ छूट जाता। बाकी बात मुझे मालूम है। बड़ी माँ जी ने तेरे जाने के बाद ही बताई थी। कमरे की बत्ती बुझा दी थी, पर वह जाग रही थी। उन्होंने विमला से भी कुछ नहीं कहा, पर भंडारे में इसलिए मैं भी आती थी तेरे खाने के वक्त। दीदी मुझे बड़ी नहीं भैया, कोई क्या करे, अभागिन है बेचारी। माँ जी आज उसका इंतजाम करके आई हैं। चौधरी के गांव वाले क्षेत्र में काम करेगी, पर रहेगी आश्रम में। तांगा ले जाएगा और पहुंचा जाएगा। दोनों थोड़ी देर चुप रहे। फिर दीदी बोली, चौधरी तो और भी चाहते हैं विवाह, जायदाद बहुत है। माँ जी ने अभी उससे नहीं कहा है, कह भी देंगी तो क्या, विवाह भी हो गया तो क्या। पर अभी भी भटक रही है, तब भी भटकेगी। देखो तो भटकन कहाँ नहीं है, बस एक शांता है कि खंभे से पीठ टिकाए आंखें मूंदकर खड़ी हो गई। समझती है बस यात्रा खत्म हो गई। उसका मन जाने को नहीं हो रहा था। मोह असमय क्यों आता है, पर आता जरूर है। वरना सुबह से यह हवा, यह धूप, यह आसमान कैसे कैसे क्यों लग रहे हैं। वह कभी क्लर्क जी को देखता है जो बार बार हिंदी टाइम टेबल देखकर हिसाब लगा रहे हैं कि तांगा कब पहुंचेगा। छोटे पंडित जी इधर उधर घूमकर फिर उसी के पास क्यों आ जाते हैं।
जैत सिंह 2 बार बेमतलब उसको नाश्ते क्यों दे गया? दीदी बार बार कुछ लाकर उसके संदूक में क्यों रख जाती है? ये रुमाल बनाए थे तेरे लिए, यह मेजपोश भी रख ले। एक पेन मेरे पास बेकार पड़ा था। बड़ी माँ जी विमली से पुड़िया सिकवा कर रास्ते के लिए रखवा रही है। यह टेटी का अचार है, यह पुराने नींबू का, यह मीठी नारंगियों का। यहाँ तक कि तांगा आया और सामान रखा जाने लगा तो माधव, जिससे वह एक बार भी नहीं बोला था, दौड़कर संदूक चढ़ाने लगा। उसने चारों ओर देखा। बूढ़े वानप्रस्थ जी के पास हुआ है क्या? फिर बड़ी माँ जी की ओर देखकर रह गया। सब लोग फाटक तक उसे पहुंचाने आए। तांगे पर सामान था। वह पैदल पैदल सबके साथ, भाई जी भी उसके साथ स्टेशन तक जा रहे थे। बड़ी माँ जी ने अचार की जो पोटली रखी थी वह भंडारे में ही छूट गई। जैत सिंह दौड़कर लाने गया। छोटे पंडित जी हाफते हाफते आए, एक डिबिया में इलायची लेकर। उसका मन भराया। शायद कि कहीं मन के कपाट खुलते हों, शायद सब अपने दुख में मजबूरन बंद हों, पर खुलने का एक मौका आते ही खुलना चाहते हैं। शायद है कि वह सबके दुख से बाहर नहीं है। शायद वह जाते वक्त यूं ही मुंह में फंस रहा है। सब अपने में बंद है, कोई किसी के दुख में शामिल नहीं। बड़ी माँ जी ने घड़ी देखी। भाई जी लाठी लेकर आगे बैठ गए। दीदी आंख पहुँचती आई, उसके हाथ में 10 रुपए का नोट दिया। फिर बोली, भंडारे में बैठी रो रही है, पगली आई नहीं। यह पैकेट दिया है विमली ने। क्या है? उसने खोला। अरे तिल हैं। शायद भूल से कोई दूसरा पैकेट दे गई। दीदी ने देखकर कहा। कुन्नी कुछ नहीं बोला। पैकेट लेकर खाने की टोकरी में रख दिया। तांगा चला। सबने हाथ जोड़े। छुट्टियों में आना बेटा, बड़ी माँ जी ने कहा। जरूर। वह जानता था कि वह नहीं आएगा। नहीं आएगा ना, बिल्कुल नहीं आएगा। फाटक पीछे छूट गया। नीम आम पुलिया तोते दीवार भी पीछे खिसक रही थी। लोग लौट रहे थे, सिर्फ दीदी खड़ी थी और गोस्वामी जी। पेड़ के तनों में वे भी छिपने लगे। फिर कांपता हुआ कोई आकार, हाथ में लंबा बर्तन। बूढ़े वानप्रस्थ जी। एक बार उसका मन हुआ तांगा लौटा ले। दीदी ने शायद जाता हुआ तांगा दिखाया। वह कांपता हुआ सिर उठाए खड़े रहे। फिर दीदी का सहारा लेकर लौटने लगे। भाई जी ने बताया, सुबह विमली से गुड़ मेवा ले गए थे, मीठे चावल बना रहे थे। माँ जी के डर के मारे किसी ने लाकर दिए नहीं, शायद लेकर आए हों। उसने दोनों हाथ जोड़कर माथा झुकाया, पर हाथ उठे नहीं, जैसे उनमें जान ही ना हो। अब दीवार भी खत्म हो गई। दोनों ओर पेड़, फिर मैदान। चौधरी के गांव वाला कच्चा रास्ता भी छूट गया। फिर सड़क मुड़ी, टेटी की झाड़ियाँ, फिर पेड़ों के झुरमुट। धीरे धीरे दीवार भी ओझल हो गई।